भयानक बर्फीले तूफान की रात ने पूरे शहर को अपनी क्रूर चपेट में ले लिया था। जब अंजलि को उसके अपने ही घर के दरवाजे से बेरहमी से बाहर धकेल दिया गया। उसके शरीर में 8 महीने का गर्भ पल रहा था और एक हाथ से उसने अपनी 5 साल की सहमी हुई बेटी रिया को कसकर पकड़ रखा था। ठंडी हवा के झोंके चाबुक की तरह उनके चेहरों पर प्रहार कर रहे थे और सामने खड़ा उसका पति विक्रम अपनी क्रूर मुस्कान के साथ उन्हें बर्फ में मरने के लिए छोड़ रहा था। विक्रम की आंखों में कोई पश्चाताप या दया का भाव नहीं था, बल्कि एक घमंड भरा गुरूर साफ झलक रहा था। उसके ठीक पीछे उसकी नई प्रेमिका सोनिया खड़ी थी, जिसने अंजलि के महंगे शॉल को अपने कंधों पर लपेट रखा था और तिरस्कार भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। विक्रम ने अपनी भारी आवाज में कहा कि अब इस घर में तुम्हारे और इस मनहूस बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सोनिया मेरे लिए वह सब कुछ लेकर आई है जो तुम कभी नहीं दे सकी। अंजलि ने कांपते होठों से अपने उस पति को देखा, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन और अपना परिवार तक दांव पर लगा दिया था। जब विक्रम एक छोटी सी कंपनी का मामूली कर्मचारी था, तब अंजलि ने रात दिन एक करके उसके सपनों को सच करने में अपना खून पसीना बहाया था। आज जब वह कंपनी एक बड़े मुकाम पर पहुंच गई है, तो उस कृतघ्न इंसान ने अपनी सफलता के नशे में चूर होकर अपनी ही गर्भवती पत्नी और मासूम बच्ची को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए बाहर निकाल दिया। सोनिया ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा कि अब तुम्हें इस भिखारी की तरह सड़कों पर ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि विक्रम के सारे पैसे और यह शानदार विला अब सिर्फ मेरा है। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने उस भारी ओक के दरवाजे को जोर से अंजलि के मुंह पर बंद कर दिया, जिसकी तेज आवाज उस तूफान के शोर में भी गूंज उठी। दरवाजे के अंदर से लॉक होने की आवाज ने अंजलि के दिल में बचे हुए आखिरी भ्रम को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाहर का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका था और बर्फ की मोटी परत ने पूरे रास्ते को ढक लिया था, जिससे एक कदम आगे बढ़ाना भी किसी भयानक युद्ध लड़ने जैसा लग रहा था। रिया ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और उसने अपनी छोटी सी बाहों को अपनी मां की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया था और लगातार रोते हुए पूछ रही थी कि पापा ने हमें बाहर क्यों निकाल दिया। अंजलि के पास अपनी मासूम बच्ची के इस दर्दनाक सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। उसने अपने शरीर के बचे हुए सारे कपड़ों को अपनी बेटी के ऊपर लपेट दिया ताकि उसे थोड़ी बहुत गर्माहट मिल सके, और खुद उस जानलेवा बर्फीले तूफान का सीधा सामना करने लगी। हर एक कदम के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी शायद बाहर के इस खतरनाक माहौल का एहसास हो रहा था, क्योंकि वह भी दर्द के मारे भीतर जोर जोर से लात मार रहा था। अंजलि जानती थी कि अगर वह यहां कुछ देर और रुक गई तो वे तीनों इस खौफनाक रात में बर्फ का हिस्सा बन जाएंगे। सड़क पर कोई भी वाहन या इंसान नजर नहीं आ रहा था और शहर की सारी रोशनी भी इस घने बर्फीले तूफान में पूरी तरह से धुंधली पड़ गई थी, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। अंजलि लगातार अपनी बच्ची को अपनी छाती से लगाए हुए धीरे धीरे सड़क के किनारे बने एक पुराने केसर के किनारे बने बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी, ताकि हवा के सीधे प्रहार से खुद को बचा सके। उसके पैरों में पहने हुए मामूली जूते अब बर्फ से पूरी तरह भीग चुके थे और उसके पैर सुन्न पड़कर पत्थर की तरह कठोर हो गए थे। बस स्टॉप के टूटे हुए टीन के शेड के नीचे बैठकर उसने रिया को अपने आंचल में छिपा लिया और अपने दोनों हाथों से उसे गर्माहट देने की एक हताश और बेबस कोशिश करने लगी। इस भयंकर शारीरिक पीड़ा और मौत के डर के बीच अंजलि के मन में उस इंसान के लिए पनपा हुआ सारा प्यार अब हमेशा के लिए जलकर राख हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी। अब उसके अंदर केवल और केवल एक सुलगती हुई नफरत और प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला धधक रही थी, जो उसे मरने नहीं दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए गिरती हुई बर्फ के बीच एक खामोश लेकिन अटल कसम खाई कि अगर भगवान ने आज उसे और उसके इन दोनों मासूम बच्चों को इस तूफान से जिंदा बचा लिया, तो वह विक्रम और सोनिया दोनों को
उनके किए गए इस भयानक अपराध और विश्वासघात के लिए अपने पैरों तले रौंद कर रख देगी और उन्हें इस दिन को याद करके खून के आंसू रुलाएगी। यह एक साधारण औरत की नहीं, बल्कि एक घायल और धोखे का शिकार हुई खूंखार शेरनी की एक भयानक प्रतिज्ञा थी, जिसे निभाना ही था। समय बीतने के साथ अंजलि के शरीर ने उसका पूरी तरह से साथ छोड़ना शुरू कर दिया और उसकी आंखों के सामने एक गहरा और भयानक अंधेरा छाने लगा, जो मौत की दस्तक दे रहा था। रिया की सिसकियां अब धीरे धीरे कम हो गई थीं, जो एक बहुत ही खतरनाक संकेत था, क्योंकि ठंड के कारण वह बेसुध होने की कगार पर पहुंच चुकी थी और उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अंजलि ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर अपनी बच्ची को गले लगाया और बेतहाशा रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और हार मान ली। अचानक इस भीषण और जानलेवा सन्नाटे को चीरते हुए कई भारी वाहनों के इंजन की तेज गड़गड़ाहट उस सुनसान सड़क पर गूंजने लगी, जिससे वहां पड़ी बर्फ भी कंपन करने लगी और तूफान शांत सा लगा। पीली और सफेद रोशनी की तेज किरणें बर्फ के अंधकार को काटती हुई सीधे उस पुराने और जर्जर बस स्टॉप पर पड़ीं, जहां अंजलि और उसकी बेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थीं। लगभग 7 काले रंग की चमचमाती लग्जरी गाड़ियां एक सीधी और अनुशासित कतार में आकर उनके बिल्कुल सामने जोर से ब्रेक लगाकर रुक गईं। उन विशाल गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और काले रंग के महंगे कोट और सूट पहने हुए कई लंबे चौड़े और मजबूत शरीर वाले सुरक्षाकर्मी अत्यंत फुर्ती के साथ उन गाड़ियों से बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत अपनी छतरियां खोल लीं और एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए उस बस स्टॉप को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए वे अपनी जान देने को तैयार हों। बीच वाली सबसे लंबी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग लेकिन अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बाहर की तरफ कदम रखकर धीरे धीरे बाहर आया। उस व्यक्ति के सफेद बाल थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, लेकिन उसकी चाल में एक अद्भुत शाही रुतबा और अटूट आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसने अपने कर्मचारी से गर्म कंबल लिया और तेज कदमों से चलकर जमीन पर पड़ी अंजलि के पास पहुंचा, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह बिना किसी संकोच के उस गंदी बर्फ पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके जमे हुए चेहरे को बेहद ध्यान और चिंता से देखने लगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने कांपते हुए हाथों से अंजलि के चेहरे से बर्फ हटाई और उसे उस मुलायम और बेहद गर्म कंबल में पूरी तरह से लपेट दिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही भावुक और सम्मानजनक स्वर में कहा कि हमने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया है मेरी मालकिन, और अब हम आपको इस नरक में एक पल भी और नहीं रहने देंगे। यह शब्द सुनकर अंजलि ने अपनी भारी पलकों को बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा खोला और उसे हैरानी से देखा। अंजलि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे जिंदगी भर अनाथालय में पली बढ़ी एक लावारिस लड़की माना गया था, जिसका इस पूरी दुनिया में कोई भी सगा रिश्तेदार या परिवार नहीं था। उसने अपनी सूखी और फटी हुई आवाज में उस बुजुर्ग अजनबी से पूछा कि तुम लोग आखिर कौन हो और मुझे मालकिन क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तो बस एक साधारण सी अनाथ लड़की हूं जिसका कोई नहीं है। बुजुर्ग ने सम्मान से सिर झुकाया और जवाब दिया कि आप इस देश के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। बुजुर्ग ने आगे बताते हुए कहा कि आपके दादाजी, जो इस विशाल समूह के संस्थापक हैं, वे कई सालों से आपको पूरे देश में ढूंढ रहे थे और आज हमारी यह लंबी तलाश आखिरकार पूरी हो गई है। यह सुनकर अंजलि का दिमाग सुन्न हो गया और उसके अंदर चल रहे दर्द और थकान के तूफान के बीच यह सच किसी बड़े धमाके की तरह गूंज रहा था, जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसने अपनी बच्ची रिया को जोर से गले लगाया और यह समझने की कोशिश की कि क्या यह हकीकत है या सपना। उसी समय पीछे की गाड़ियों से सफेद कोट पहने हुए कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर अपने मेडिकल किट के साथ तेजी से बाहर आए और उन्होंने अंजलि और उसकी बच्ची के शरीर की जांच शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत रिया को एक छोटे से गर्म बिस्तर पर लेटा दिया
और उसे जीवन रक्षक उपकरण लगा दिए, जबकि कुछ डॉक्टर अंजलि के गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन को बेहद बारीकी से सुनने और जांचने लगे। बुजुर्ग ने कड़क आवाज में आदेश दिया कि हमारी मालकिन और उनके बच्चों को तुरंत सबसे सुरक्षित और बेहतरीन अस्पताल ले जाया जाए। अंजलि को बहुत ही सावधानी के साथ एक एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं वाली शानदार गाड़ी के अंदर शिफ्ट किया गया, जहां का तापमान बाहर के खतरनाक मौसम से बिल्कुल अलग और बेहद आरामदायक था। गाड़ी के आगे बढ़ते ही उसने खिड़की से बाहर उस दिशा में देखा जहां विक्रम का घर था, और उसकी आंखों में आंसू की जगह अब अंगारे दहक रहे थे जो सब कुछ भस्म कर देने के लिए बेताब थे। उसने अपने दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और अपने दिल में उस खौफनाक रात की कसम को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। गाड़ियों का वह विशाल काफिला सायरन बजाते हुए उस बर्फीले तूफान को चीरता हुआ राजधानी के सबसे निजी और महंगे अस्पताल की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगा था। बुजुर्ग आदमी अंजलि के पास वाली सीट पर बैठा हुआ लगातार डॉक्टरों से उसकी सेहत का जायजा ले रहा था, और उसके चेहरे पर चिंता और राहत दोनों के भाव एक साथ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। अंजलि ने अपनी बेटी के ठंडे हाथों को अपने गाल से लगाया, जो अब धीरे धीरे सामान्य और गर्म हो रहे थे। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही पूरा स्टाफ पहले से ही वहां मुस्तैद खड़ा था, और उनके पहुंचते ही सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधा अंजलि और उसकी बेटी को बिना किसी देरी के उपलब्ध करा दी गई। अंजलि को एक बहुत बड़े निजी कक्ष में ले जाया गया, जहां दुनिया भर के सबसे नामी डॉक्टर उसका और उसके अजन्मे बच्चे का इलाज कर रहे थे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा न रहे। बाहर वह बुजुर्ग आदमी बेचैनी से टहल रहा था और लगातार फोन पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को सारी पल पल की जानकारी दे रहा था। 2 दिन बेहोश रहने के बाद जब अंजलि की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक बेहद शानदार कमरे में पाया, जिसकी सजावट किसी शाही महल जैसी थी और सूरज की किरणें वहां चमक रही थीं। उसके पास ही एक सुंदर पलंग पर रिया शांति से सो रही थी, और उसके गालों पर अब स्वस्थ लाल रंग वापस आ गया था, जो साबित कर रहा था कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। अंजलि ने राहत की लंबी सांस ली और अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को धीरे से पोंछ लिया। उसी समय दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, और वही बुजुर्ग आदमी जो उस रात उन्हें बर्फ में बचाने आया था अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इस बार उसके साथ एक और व्यक्ति था। वह एक बेहद वृद्ध लेकिन बहुत ही रोबीले चेहरे वाले इंसान थे, जो एक व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, और उनकी आंखों में अंजलि को देखकर एक अजीब सी चमक और गहरा प्यार उमड़ रहा था। उनके पीछे खड़े गार्ड्स ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका रखा था, और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वृद्ध व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा असली दादा हूं, और मेरा नाम राजवर्धन है, जो इस देश के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक है, जिसे मैंने खून पसीने से बनाया है। 25 साल पहले एक भयानक साजिश के तहत मेरे इकलौते बेटे और बहू को मार दिया गया था और तुम्हें गायब कर दिया गया था, लेकिन मैंने तुम्हें खोजना कभी बंद नहीं किया। आज तुम्हें अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी पूरी दुनिया वापस मिल गई है। अंजलि ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, और उसके दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, क्योंकि उसे जीवन में पहली बार अपने परिवार का प्यार और सुरक्षा का अनुभव हो रहा था, जो हमेशा गायब था। उसने अपने दादा का हाथ पकड़ा और बेहद दृढ़ और शांत आवाज में कहा कि दादाजी, मुझे मेरी पहचान वापस दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे आपसे एक और वादा चाहिए। मुझे उस इंसान को बर्बाद करने के लिए आपकी मदद और ताकत की जरूरत है, जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। राजवर्धन ने अपनी पोती की आंखों में उस भयंकर नफरत और प्रतिशोध की आग को बहुत ही साफ तरीके से देखा, जो किसी भी दुश्मन को राख करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी, और वे मुस्कुराए। उन्होंने अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब से यह पूरा साम्राज्य और इसकी बेहिसाब दौलत तुम्हारी है मेरी बच्ची, और तुम जो
चाहो वह कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। वह घटिया इंसान जिसने तुम्हारे साथ यह क्रूर खेल खेला है, वह अब हमारी ताकत का सबसे भयानक रूप देखेगा। अंजलि ने खिड़की के बाहर चमकते हुए सूरज की ओर देखा और उसके दिमाग में विक्रम और सोनिया के घमंडी चेहरे फिर से घूमने लगे, जिन्होंने उसे एक जानवर की तरह उस बर्फीले तूफान में फेंक दिया था। उसने मन ही मन खुद से एक और कसम खाई कि वह अब कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगी जिसके सामने विक्रम को अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। यह उस खौफनाक रात का अंत था, लेकिन अंजलि के जीवन के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली अध्याय की नई शुरुआत थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंजलि और उसकी बेटी को राजवर्धन के विशाल और भव्य महलनुमा घर में लाया गया, जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। वहां की विलासिता और सुरक्षा देखकर अंजलि को उस सर्द और खौफनाक रात की याद आ गई जब उसे और उसकी बच्ची को बेघर कर दिया गया था। राजवर्धन ने अपनी पोती का स्वागत करते हुए पूरे स्टाफ को आदेश दिया कि आज से अंजलि ही इस पूरे साम्राज्य और घर की एकमात्र मालकिन है। महल में अंजलि के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की एक विशेष टीम 24 घंटे तैनात कर दी गई थी, जो उसके गर्भ की निगरानी कर रही थी। उसे हर तरह का पौष्टिक आहार और मानसिक शांति प्रदान करने वाली सभी जरूरी सुविधाएं दी गईं, ताकि पिछले सदमे का उसके और बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। उस सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में अंजलि ने अपने पुराने घावों को भरना शुरू किया और आने वाले नए जीवन के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने लगी। लगभग 1 महीने बाद अंजलि ने एक बेहद सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसकी किलकारियों ने उस विशाल महल के शांत और उदास माहौल को खुशियों से भर दिया। राजवर्धन की आंखों में अपने परपोते को देखकर खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने पूरे अस्पताल में भारी दान देकर अपनी इस असीम खुशी का खुले दिल से जश्न मनाया। अंजलि ने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा, जो शक्ति और एक नई शुरुआत का प्रतीक था और विक्रम के उस काले साए से पूरी तरह से मुक्त था। आर्यन के जन्म के कुछ समय बाद ही राजवर्धन का स्वास्थ्य अचानक बहुत तेजी से बिगड़ने लगा और वे ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहने को मजबूर हो गए। एक शाम उन्होंने अंजलि को अपने भव्य पुस्तकालय में बुलाया, जहां दीवारों पर उनके विशाल व्यापारिक साम्राज्य के नक्शे और अनगिनत महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे हुए थे। उन्होंने अपनी कमजोर लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि मेरी बच्ची, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है और अब तुम्हें इस सूर्यवंशी ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठानी होगी। राजवर्धन ने अपनी तिजोरी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी कागजात निकाले और अंजलि के हस्ताक्षर करवाकर उसे आधिकारिक रूप से अपने पूरे साम्राज्य का निर्विवाद अध्यक्ष घोषित कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि यह कुर्सी सिर्फ अपार धन और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कांटों भरा ताज है, जिसे संभालना आसान नहीं है। तुम्हें अपने बच्चों और इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल बनना होगा और अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत ही तेज और घातक तलवार में बदलना होगा। अंजलि ने उन कागजातों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता चमक उठी जिसने राजवर्धन को भी एक पल के लिए हैरान कर दिया। वह कमजोर और रोती हुई औरत जो विक्रम के सामने गिड़गिड़ा रही थी, वह उस बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी और उसकी जगह एक नई ताकत ने ले ली थी। उसने अपने दादा से पूरे आत्मविश्वास के साथ वादा किया कि वह उनके इस महान साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेगी। अगले 11 महीने अंजलि के लिए किसी कठोर और भयंकर तपस्या से कम नहीं थे, जहां उसने खुद को दुनिया की सभी सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर कर लिया था। राजवर्धन के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सलाहकारों ने उसे अर्थशास्त्र, व्यापारिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कॉरपोरेट राजनीति के सबसे गहरे और खतरनाक दांव पेंच सिखाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह हर दिन 18 घंटे लगातार पढ़ाई करती
और व्यापारिक रणनीतियों का बारीकी से अध्ययन करती, ताकि वह दुनिया के सबसे चालाक दिमागों का भी आसानी से सामना कर सके। इस बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ साथ उसका एक बहुत ही कठोर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी चल रहा था, जहां उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छिपाना और नियंत्रित करना सिखाया गया। उसे सिखाया गया कि कैसे बिना कोई कमजोरी दिखाए खूंखार विरोधियों के साथ बातचीत करनी है और जरूरत पड़ने पर बहुत ही ठंडे दिमाग से निर्मम और कठोर फैसले लेने हैं। उसके कपड़ों का साधारण पहनावा अब महंगे और बेहद शानदार बिजनेस सूट में बदल गया था, जो उसके शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व को और भी अधिक निखार रहा था। कंपनी के नकली बोर्ड रूम सत्रों में जब वह पहली बार उतरी, तो कई पुराने और अनुभवी अधिकारियों ने उसके ज्ञान और अनुभव पर बहुत ही गहरा संदेह व्यक्त किया। लेकिन अंजलि ने अपनी तेज बुद्धि और सटीक तर्कों से उनके हर एक सवाल का इतनी बेरहमी से खंडन किया कि पूरे कमरे में एक भयानक और भारी सन्नाटा छा गया। उन सभी अधिकारियों को बहुत जल्द यह समझ आ गया कि उनकी नई मालकिन सिर्फ नाम की अध्यक्ष नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और प्रतिभाशाली रणनीतिकार है, जिससे डरना जरूरी है। अपने इस कठोर प्रशिक्षण के दौरान अंजलि ने कंपनी की एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक खुफिया एजेंसी को विक्रम की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखने का सीधा आदेश दिया। उसे हर रोज मिलने वाली रिपोर्टों से यह पता चला कि विक्रम की कंपनी तेजी से बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी नींव भ्रष्टाचार और धोखे के बहुत ही कमजोर पत्थरों पर टिकी है। विक्रम अभी भी अपने अहंकार में अंधा होकर सोनिया के साथ उस लूटे हुए पैसे पर ऐश कर रहा था और आने वाले उस भयंकर तूफान से पूरी तरह बेखबर था। अंजलि ने अपने कमरे में बैठकर विक्रम के पूरे व्यापारिक मॉडल का बहुत ही बारीकी और गहराई से अध्ययन किया और उसकी सबसे कमजोर कड़ी को खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने विक्रम के मुख्य निवेशकों, आपूर्ति श्रृंखला और उन सभी गुप्त रास्तों की पहचान की जहां से उसकी कंपनी को पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद किया जा सकता था। उसे यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि विक्रम का लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वह इसी लालच को एक बहुत बड़े और खतरनाक चारे की तरह इस्तेमाल करेगी। जब अंजलि का यह कठिन प्रशिक्षण अपने अंतिम चरण में था, तभी एक रात राजवर्धन ने नींद में ही बहुत शांति से अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश और व्यापारिक जगत में सूर्यवंशी ग्रुप के संस्थापक के निधन की खबर से एक भारी शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। अंजलि उनकी चिता के पास बिल्कुल शांत और बिना एक भी आंसू बहाए खड़ी रही, लेकिन उसने अपने मन में उन दुश्मनों को मिटाने की अपनी खौफनाक कसम को एक बार फिर से दोहराया। अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन अंजलि ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष की वह सबसे शक्तिशाली और खतरनाक कुर्सी संभाल ली, जिसके बारे में पूरा देश और मीडिया लगातार चर्चा कर रहा था। अखबारों और समाचार चैनलों में उस रहस्यमयी उत्तराधिकारी को लेकर अनगिनत अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन अंजलि ने बहुत ही चालाकी से अपनी असली पहचान को पूरी दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा। वह एक अदृश्य और खौफनाक अरबपति की तरह पर्दे के पीछे से काम कर रही थी, जिसके एक इशारे पर शेयर बाजार और बड़ी कंपनियों की किस्मत बदल सकती थी। अपनी ताकत को और भी अधिक मजबूत करने के लिए उसने कुछ बेहद तेज दिमाग वाले और वफादार अधिकारियों की एक बहुत ही खास और खतरनाक कोर टीम का निर्माण किया। इस टीम में कबीर नाम का एक बहुत ही खूंखार और निर्मम वित्तीय रणनीतिकार भी शामिल था, जिसे अंजलि ने अपना सबसे खास और भरोसेमंद दायां हाथ नियुक्त किया था। उन दोनों ने मिलकर विक्रम की कंपनी को धीरे धीरे और बहुत ही दर्दनाक तरीके से बर्बाद करने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिससे उसका बचना बिल्कुल असंभव था। उस खौफनाक और विनाशकारी योजना को अंजलि ने ऑपरेशन इन्फर्नो का नाम दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य विक्रम को चारों तरफ से घेरकर एक बहुत ही गहरे और अंधेरे जाल में फंसाना था। उन्होंने कई फर्जी कंपनियां और नकली निवेशक खड़े किए जो छिपकर विक्रम के व्यापार में पैसा लगाने वाले थे,
ताकि उसे एक झूठी सुरक्षा और सफलता का बहुत बड़ा एहसास कराया जा सके। अंजलि चाहती थी कि विक्रम सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच जाए जहां से नीचे गिरने पर उसकी हड्डियां तो क्या उसका गुरूर भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए। अपने इस तनावपूर्ण और खतरनाक काम के बावजूद अंजलि ने कभी भी अपने दोनों बच्चों रिया और आर्यन के प्रति एक मां की जिम्मेदारी और अपने असीम प्यार को कम नहीं होने दिया। हर शाम वह अपना सारा काम छोड़कर उनके साथ समय बिताती थी और उनकी मासूम मुस्कान को देखकर उसे वह ताकत मिलती थी जो उसे इस भयानक युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। वे दोनों बच्चे ही उसकी इस अंधेरी और बेरहम दुनिया में उम्मीद की एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार किरण थे जिनके लिए वह पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। रिया, जो उस बर्फीले तूफान के भयानक सदमे के कारण बहुत ज्यादा डर गई थी, अब दुनिया के सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों के इलाज और अपनी मां के प्यार से धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह अपनी मां को एक बहुत ही कमजोर और रोती हुई औरत से एक अत्यंत शक्तिशाली निडर रानी में बदलते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान और गर्व से भरी हुई थी। अंजलि ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए यह पक्का वादा किया कि अब इस दुनिया में कोई भी इंसान या ताकत उन्हें कभी भी दर्द नहीं दे सकेगी। दूसरी तरफ शहर में विक्रम अपनी कंपनी की एक नई और झूठी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बहुत ही शानदार और महंगी पार्टी का आयोजन करने में व्यस्त था। वह अपने अमीर दोस्तों के सामने अपनी दौलत और अपनी झूठी ताकत का बहुत ही घमंड के साथ दिखावा कर रहा था और खुद को दुनिया का सबसे होशियार इंसान समझ रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पार्टी में मौजूद हर एक मेहमान और हर एक हरकत पर सूर्यवंशी ग्रुप की खुफिया नजरें बहुत ही बारीकी से गढ़ी हुई थीं। सोनिया भी अंजलि के पैसों से खरीदे गए बहुत ही महंगे हीरे के गहनों और डिजाइन वाले कपड़ों में सज धज कर उस शानदार पार्टी में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह अपने दोस्तों के सामने अंजलि का मजाक उड़ा रही थी और यह मान चुकी थी कि वह औरत अब तक किसी गंदी सड़क पर भीख मांगते हुए बुरी तरह से मर चुकी होगी। उनका यह भयानक अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की यह गंदी आदत ही उन्हें अंजलि के उस खौफनाक और विनाशकारी जाल के बिल्कुल बीचों बीच खींच कर ला रही थी। अंजलि ने अपने विशाल और शानदार कार्यालय में बैठकर कबीर को अपनी योजना का वह पहला और सबसे खतरनाक कदम उठाने का बहुत ही ठंडा और स्पष्ट आदेश दे दिया। विक्रम की कंपनी को कच्चा माल देने वाले एक बहुत ही जरूरी और पुराने सप्लायर ने अचानक बिना कोई कारण बताए अपना सारा बड़ा अनुबंध तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से रद्द कर दिया। यह उस शांत और गहरे पानी में फेंका गया सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था जिसकी भयंकर लहरें बहुत जल्द विक्रम के पूरे व्यापारिक साम्राज्य को तबाह करने वाली सुनामी में बदलने वाली थीं। विक्रम ने अपने घमंड में चूर होकर उस सप्लायर के जाने की घटना को एक बहुत ही मामूली सी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और एक नया सप्लायर ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जब उसने बाजार में दूसरे लोगों से संपर्क किया तो उसे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि सभी ने अचानक अपने दाम दोगुने कर दिए हैं या उसके साथ काम करने से मना कर दिया है। वह अदृश्य और खौफनाक फंदा जो अंजलि ने बहुत ही चालाकी से तैयार किया था अब धीरे धीरे विक्रम की सांसों को बहुत ही बेरहमी से घोंटने लगा था। उस खौफनाक और बर्फीली सर्दियों की रात को बीते हुए आज पूरे 1 साल का समय हो चुका था और यह दिन अंजलि के लिए बहुत ही खास और भयानक शांति लेकर आया था। वह अपने अत्याधुनिक कमांड सेंटर में खड़ी होकर उन विशाल स्क्रीन को देख रही थी जहां विक्रम की गिरती हुई कंपनी और उसके डूबते हुए शेयर बाजार के आंकड़े लगातार फ्लैश हो रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भी भावना या खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खतरनाक और बर्फीला सन्नाटा था जो किसी भी बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होता है। 1 साल के इस लंबे और दर्दनाक सफर ने अंजलि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था और अब वह कोई बेचारी या सताई हुई कमजोर घरेलू औरत बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी जगह अब सूर्यवंशी ग्रुप की
एक अत्यंत शक्तिशाली, तेज तर्रार और खूंखार महिला अध्यक्ष खड़ी थी, जिसे आग और बर्फ की भयंकर भट्टी में तपाकर एक अजेय हथियार के रूप में ढाला गया था। वह अब उस जालिम शहर में एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और सर्वनाश करने वाले विजेता की तरह वापस लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। काले रंग के अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों का एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित बेड़ा अंजलि को वापस उसी शहर में ले जाने के लिए महल के विशाल हेलीपैड पर पूरी तरह से तैयार खड़ा था। अंजलि ने कांच की खिड़की में अपनी उस नई और शक्तिशाली परछाई को देखा, जिसकी आंखों में अब दया नाम की कोई भी चीज दूर दूर तक मौजूद नहीं थी, बल्कि सिर्फ मौत थी। उसने एक बहुत ही महंगा और तेज धार वाला काले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था, जो उसकी ताकत और दुश्मनों के लिए लाए गए एक भयंकर मातम का सबसे बड़ा प्रतीक था। वे हेलीकॉप्टर शहर के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई एक बहुत ही ऊंची और शानदार गगनचुंबी इमारत की छत पर उतरे, जो असल में अंजलि के ग्रुप की ही एक बेनामी और गुप्त संपत्ति थी। वहां से नीचे उस पूरे शहर की जगमगाती हुई रोशनी उसे शतरंज के एक बहुत ही बड़े और खतरनाक बिसात की तरह दिखाई दे रही थी, जहां हर कोई सिर्फ एक मोहरा था। विक्रम अब सिर्फ एक बहुत ही कमजोर और फंसा हुआ मोहरा था, और अंजलि वह ग्रैंड मास्टर थी जो एक ही चाल में उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वहां आई थी। उस इमारत के सबसे ऊपरी और सुरक्षित पेंटहाउस में अंजलि ने अपनी पूरी कोर टीम को इकट्ठा किया और विक्रम को बर्बाद करने की योजना के उस अंतिम और सबसे खौफनाक चरण को समझाया। उन्होंने यह तय किया कि वे हर तरफ से विक्रम के सारे वित्तीय रास्ते बंद कर देंगे, ताकि उसे मजबूर होकर उनके ही गुप्त निवेश बैंक से एक बहुत बड़ा कर्ज मांगना पड़े। एक बार जब वह उनके उस भयानक और गहरे कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस जाएगा, तो फिर उसे इस धरती पर कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी और वह बर्बाद हो जाएगा। जाल बहुत ही बारीकी और पूरी पूर्णता के साथ बिछाया जा चुका था, और विक्रम की बढ़ती हुई बेचैनी और पागलपन उसे सीधा अंजलि के उस खौफनाक और मौत के झबड़े में खींच लाएगा। अंजलि ने अपनी ब्लैक कॉफी का एक घूंट लिया और उसके अंदर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक संतुष्टि की लहर दौड़ गई, जो उसे एक अजीब सा सुकून और शांति प्रदान कर रही थी। एक साल पहले उसने जिस भयंकर तूफान का सामना किया था, वह उस बर्बादी के तूफान के सामने कुछ भी नहीं था जो वह अब विक्रम और सोनिया पर कहर बनकर गिराने वाली थी। उसने शहर की उन ठंडी हवाओं की ओर देखते हुए अपने दिल ही दिल में एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक वादा किया कि अब छिपने और इंतजार करने का समय पूरी तरह खत्म हो गया है। अब उस खौफनाक प्रतिशोध और भयानक इंसाफ का वह काला समय आ गया है, जिसके लिए उसने अपने खून और पसीने से एक इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया है। कल सुबह जब इस शहर का व्यापारिक जगत अपनी आंखें खोलेगा, तो वह इंसान डर से कांप उठेगा जिसने अपनी ही मौत को एक बहुत बड़े और खूंखार रूप में जन्म दिया है। शहर की सबसे ऊंची इमारत के पेंटहाउस से अंजलि उस पूरे महानगर को अपने पैरों के नीचे देख रही थी, जहां उसे कभी कुचलकर फेंक दिया गया था। कांच की विशाल खिड़की के पार रोशनी से जगमगाता यह शहर अब उसे एक बड़ी और खतरनाक बिसात जैसा लग रहा था, जिसकी वह अकेली महारानी थी। पिछले एक साल में उसने अपने आंसुओं को पीकर एक ऐसी अजेय और खौफनाक ताकत हासिल कर ली थी, जिसके सामने अब बड़े बड़े कारोबारी भी खौफ से बुरी तरह कांपने लगे थे। उसका नया नाम और पहचान अब पूरे वित्तीय जगत में एक रहस्यमयी भगवान की तरह गूंज रहा था, जिसकी ताकत हर कोई मानता था। सूर्यवंशी निवेश समूह की इस नई और क्रूर अध्यक्ष ने बाजार में कदम रखते ही कई बड़ी कंपनियों को अपने एक इशारे पर खरीदकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अंजलि ने अपनी काली कॉफी का प्याला मेज पर रखा और अपनी आंखों में उस भयंकर तूफान को महसूस किया, जो वह बहुत जल्द विक्रम के जीवन में लाने वाली थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे महंगे और विलासिता से भरे हुए क्लब में विक्रम अपनी कंपनी की झूठी और घमंड से भरी हुई खुशी मना रहा था।
उसके एक हाथ में दुनिया की सबसे महंगी शराब का गिलास था और दूसरे हाथ से उसने अपनी प्रेमिका सोनिया की कमर को बहुत ही गर्व के साथ पकड़ रखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी चालाकी और धोखेबाजी से सारी कामयाबी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है और अब उसे कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। विक्रम ने अपने आसपास खड़े हुए उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को देखकर एक बहुत ही भयानक मुस्कान बिखेरी, जिनकी मदद से उसने यह पूरा फर्जी साम्राज्य खड़ा किया था। उसने जोर से हंसते हुए कहा कि अगले महीने जब हम अपना माल विदेशी बाजार में उतारेंगे तो ये शहर हमारे सामने घुटने टेकेगा और हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। सोनिया ने भी विक्रम के गाल पर किस किया और कहा कि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता और वह अंजलि तो अब तक कहीं मर चुकी होगी। उसी समय अंजलि के उस शांत और सुरक्षित पेंट हाउस में कबीर अपने हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल लेकर अत्यंत सम्मान के साथ दाखिल हुआ। कबीर ने बहुत ही गंभीर और पेशेवर आवाज में बताया कि विक्रम का यह नया अंतर्राष्ट्रीय सपना पूरी तरह से एक कमजोर लॉजिस्टिक्स कंपनी और बैंक के भारी कर्ज पर टिका है। अगर हम किसी भी तरह से इन दोनों मुख्य स्तंभों को एक साथ गिरा दें तो उसका यह पूरा झूठा और खोखला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अंजलि ने उस फाइल के पन्नों को बहुत ही ठंडे दिमाग और तेज नजरों से पलटा और विक्रम के गैरकानूनी लेनदेन के रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। उसकी लाल हो चुकी आंखों में एक खतरनाक और जानलेवा चमक आ गई और उसने अपने होठों को चबाते हुए कबीर को तुरंत उस कंपनी को खरीदने का कड़ा आदेश दे दिया। उसने कहा कि विक्रम को यह कंपनी को कंटेन के साथ करते बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इस अचानक हमले के पीछे कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही है, ताकि उसे तड़पने का मौका मिले। अगले दिन सुबह होते सूर्यवंशी समूह के वकीलों और वित्तीय सलाहकारों की एक खूंखार टीम ने उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो इतना बड़ा और डराने वाला था कि उस कंपनी के मालिक के पास अपनी कंपनी अंजलि के नाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ ही घंटों के भीतर वह पूरी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो विक्रम के अंतर्राष्ट्रीय माल की ढुलाई करने वाली थी, अब आधिकारिक रूप से अंजलि के साम्राज्य का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी हुई, अंजलि ने अपने नए कर्मचारियों को विक्रम के उस माल को बंदरगाह पर रोकने और सारे पुराने अनुबंधों को रद्द करने का निर्देश दे दिया। उसने बहाना बनाया कि कंपनी अब अपनी नई नीतियों और सुरक्षा मानकों के तहत विक्रम की उस गैरकानूनी कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं रख सकती है। यह विक्रम के लिए एक ऐसा भयंकर झटका था जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली और उसे एक सदमे और खौफ में डाल दिया। विक्रम अपने शानदार और महंगे कार्यालय में पागलों की तरह चीख रहा था और अपने डरपोक कर्मचारियों पर गुस्सा निकाल रहा था, जो इस मुसीबत का हल नहीं निकाल पा रहे थे। उसका वह सारा महंगा माल जो उसे विदेशी ग्राहकों को पहुंचाना था, वह अब धूल फांक रहा था और हर गुजरते दिन के साथ उस पर लाखों रुपये का जुर्माना लग रहा था। उसने अपना फोन दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए कहा कि वह कौन सा अदृश्य दुश्मन है जो मेरे इतने शानदार व्यापार को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सोनिया ने डरते हुए विक्रम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे झिड़क दिया और कहा कि अगर यह अनुबंध रद्द हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। विक्रम को अब यह समझ आ गया था कि उसे माल को निकालने और जुर्माने को भरने के लिए तुरंत बहुत सारे नकद पैसों और एक बहुत बड़े कर्ज की जरूरत है। वह अपने पुराने बैंक के पास गया, जहां से उसने पहले भी झूठे दस्तावेजों के आधार पर बहुत सारा पैसा उधार लिया था, ताकि वह इस नई मुसीबत से बाहर निकल सके। लेकिन विक्रम को यह अंदाजा नहीं था कि अंजलि ने उसके इस कदम की भी पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी और वहां भी अपना एक बहुत मजबूत जाल बिछा रखा था। सूर्यवंशी समूह ने अपनी विशाल वित्तीय ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बैंक के सबसे बड़े शेयर खरीद लिए थे और अब अंजलि बैंक के निदेशक मंडल को अपने इशारों पर नचा रही थी। जब विक्रम बैंक के उस आलीशान कमरे में कर्ज मांगने के लिए घुसा
तो मैनेजर ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा और बहुत ही ठंडेपन से उसकी फाइल खारिज कर दी। मैनेजर ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कठोर शब्दों में कहा कि बाजार की हालत खराब है और आपकी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड अब हमें संदिग्ध और फर्जी लग रहे हैं। इसलिए बैंक ने आपका नया कर्ज नामंजूर कर दिया है, बल्कि आपको अपना पुराना और बकाया कर्ज भी अगले 10 दिनों के भीतर ब्याज के साथ वापस चुकाना होगा। यह बात सुनकर विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज तलवार उतार दी हो। वह हताश होकर अपने घर लौटा, जहां सोनिया अपने लिए एक महंगा हीरे का हार खरीदने की जिद करते हुए उसके सामने एक नया तमाशा खड़ा कर रही थी। विक्रम ने पहली बार अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया और सोनिया को एक जोरदार तमाचा झड़ दिया, जिसकी आवाज उस बड़े कमरे में गूंज उठी। उसने चीखते हुए कहा कि हम दिवालिया होने वाले हैं और हमारे सिर पर करोड़ों का कर्ज है और तुम्हें इस बर्बादी में भी अपने गहनों की पड़ी है। सोनिया उस जोरदार तमाचे से जमीन पर गिर पड़ी और उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए विक्रम को बहुत ही नफरत और खौफ भरी नजरों से देखा। उसने विक्रम का यह खूंखार और जानवर वाला रूप पहले कभी नहीं देखा था और उसे समझ आ गया था कि उनकी दौलत अब खत्म हो रही है। उस विशाल घर के अंदर अब प्यार और घमंड की जगह सिर्फ एक भयानक डर और एक दूसरे के प्रति गहरी नफरत ने अपनी जगह बना ली थी। अगले कुछ दिन विक्रम के लिए किसी खौफनाक नरक से कम नहीं थे, क्योंकि वह शहर के हर बड़े निवेशक के सामने जाकर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन अंजलि ने अपनी ताकत से पूरे बाजार में यह कड़ा संदेश फैला दिया था कि जो भी विक्रम की मदद करेगा वह सूर्यवंशी समूह का दुश्मन मान लिया जाएगा। डर के उस माहौल में विक्रम के सभी पुराने और मतलबी दोस्तों ने उसके फोन उठाने बंद कर दिए थे और अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। विक्रम की वह घमंड से भरी हुई छाती और उसका गुरूर अब टूटकर चकनाचूर हो चुका था और उसकी आंखों के नीचे डर के गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। उसे हर समय बस यही डर सता रहा था कि अगर उसने बैंक का कर्ज नहीं चुकाया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और जीवन भर के लिए जेल में डाल देगी। वह अपने ही बुने हुए उस लालच और धोखे के जाल में अब इतनी बुरी तरह से फंस चुका था कि वहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी भयानक निराशा के बीच विक्रम के एक दलाल ने उसे एक ऐसी जानकारी दी जिसने उसके अंदर डूबती हुई उम्मीद की किरण को फिर से जगा दिया। दलाल ने बताया कि शहर में एक रहस्यमयी निवेश कंपनी आई है जिसके पास बेशुमार दौलत है और वे डूबती कंपनियों को कर्ज देकर जिंदा करने का काम करते हैं। इस गुप्त कंपनी का नाम एपेक्स होल्डिंग्स बताया गया, जो असल में अंजलि के साम्राज्य का ही एक छद्म रूप था जिसे विक्रम को फंसाने के लिए बनाया गया था। विक्रम ने बिना पल की देरी किए उस रहस्यमयी एपेक्स होल्डिंग्स के कार्यालय में संपर्क किया और अपनी कंपनी को बचाने के लिए कर्ज लेने की मजबूरी जाहिर कर दी। उसे जल्दी यह जवाब मिला कि उनके अध्यक्ष उसकी डील में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इसके लिए उसे असली कागजात लेकर एक बहुत ही गुप्त बैठक में आना होगा। विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसे रेगिस्तान में पानी का कुआं मिल गया हो और उसने तुरंत उस मौत के बुलावा वाले प्रस्ताव को बिना कुछ सोचे स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ अंजलि अपने उस शानदार पेंट हाउस में खड़ी होकर इस पूरी कामयाबी और विक्रम की तड़प का बहुत ही शांति के साथ मजा ले रही थी, जो सुकून दे रही थी। कबीर ने आकर उसे यह खुशखबरी दी कि उनका वह लालची शिकार अब जाल में पूरी तरह फंस चुका है और वह कल सुबह खुद उनके पिंजरे में आने वाला है। अंजलि ने अपनी एक खतरनाक मुस्कान के साथ कबीर को देखा और कहा कि कल की उस बड़ी बैठक के लिए शानदार तैयारी करो, क्योंकि कल मैं उसका खुद स्वागत करूंगी। अंजलि ने अपनी अलमारी से एक बहुत ही महंगा और तेज धारदार काले रंग का बिजनेस सूट निकाला, जो उसने विक्रम के अहंकार को कुचलने के लिए सावधानी से सिलवाया था। वह अपने आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी नई परछाई को गहराई से देखा, जिसमें अब उस पुरानी और कमजोर अंजलि का कोई भी नामोनिशान बिल्कुल बाकी नहीं था। उसकी आंखों में
अब सिर्फ एक खूंखार आग जल रही थी, जो कल विक्रम के उस सारे घमंड और धोखे वाली दुनिया को जलाकर हमेशा के लिए राख करने वाली थी। रात का वह गहरा सन्नाटा उस पूरे शहर पर एक भारी चादर की तरह फैल चुका था और हर कोई गहरी नींद में था, लेकिन दो लोग बिल्कुल जाग रहे थे। विक्रम अपने मनहूस हो चुके बेडरूम में बर्बादी और आने वाले कल के डर से पागलों की तरह घबराहट के साथ पूरी रात करवटें बदल रहा था और तड़प रहा था। और दूसरी तरफ अंजलि अपने शांत पेंटहाउस में बैठकर अपने खौफनाक प्रतिशोध के बहुत करीब पहुंचने की खुशी में अपनी सफलता का एक खामोश जश्न पूरे गर्व के साथ मना रही थी। जैसे ही अगली सुबह का सूरज कांच वाली इमारतों पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरने लगा, वैसे ही अंजलि अपने आखिरी और सबसे बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। उसने अपना शानदार काला सूट पहना और अपने बालों को एक सख्त अंदाज में बांधा, जो उसकी ताकत और कठोर रवैये को बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया को दिखा रहा था। उसके साथ उसके सभी अंगरक्षक और कबीर भी तैयार थे, जो उसे उस आलीशान बैठक वाली जगह पर ले जाने के लिए बाहर सम्मान के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। विक्रम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वह उस रहस्यमयी अध्यक्ष के सामने बहुत ही आत्मविश्वासी व्यापारी लगे, ताकि उसे वह जरूरी कर्ज बहुत आसानी से मिल सके। उसने अपना सबसे महंगा सूट पहना, लेकिन उसकी थकी हुई आंखों और पीले पड़ चुके चेहरे को कोई भी मेकअप बिल्कुल नहीं छिपा पा रहा था, जो बर्बादी का सबूत थे। उसने अपने भगवान से प्रार्थना की कि यह दिन उसे बचा ले, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका भगवान अब उस औरत के रूप में आ रहा था। अंजलि की लंबी और चमचमाती हुई काली कार तेज गति से उस शहर की चौड़ी सड़कों को चीरती हुई उस विशाल इमारत की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहां बैठक होने वाली थी। कार के अंदर एक भयानक सन्नाटा था, जिसे सिर्फ इंजन की हल्की आवाज ही तोड़ पा रही थी, जो अंजलि के दिल की धड़कन की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर थी। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कीं और उस बर्फीले तूफान की ठंड को महसूस किया, ताकि वह अपने गुस्से को एक घातक हथियार के रूप में पूरी तरह बदल सके। जैसे ही अंजलि की वह कार उस इमारत के सुरक्षित भूतल पर रुकी, वैसे ही उसके सारे अंगरक्षकों ने फुर्ती के साथ कार को घेर लिया और एक सुरक्षित रास्ता बनाया। अंजलि कार से बहुत ही खौफनाक अंदाज में बाहर निकली और उसके महंगे जूतों की खटखट की आवाज उस शांत हॉल में एक डरावनी चेतावनी की तरह हर तरफ फैल गई। वहां मौजूद हर कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड ने अंजलि की उस भयंकर आभा को देखकर अपना सिर भारी सम्मान के साथ नीचे झुका लिया, क्योंकि वे अपनी मालकिन की ताकत जानते थे। वह अत्याधुनिक लिफ्ट में दाखिल हुई, जो बिना किसी रुकावट के सीधे उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने वाली थी, जहां कॉन्फ्रेंस रूम स्थित था, जिसमें विक्रम इंतजार कर रहा था। लिफ्ट के तेजी से ऊपर जाने के साथ ही अंजलि के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैरने लगी, जो इस बात का सबूत थी कि वह इस पल का कितना मजा ले रही है। वह दिमाग में विक्रम के उस डरे हुए चेहरे की कल्पना कर रही थी, जब वह उसे कुर्सी पर बैठे हुए देखेगा और उसे अपनी पुरानी गलती का बड़ा एहसास होगा। उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर प्रतीक्षालय में विक्रम अपनी फाइल को सीने से लगाए हुए डरे हुए अंदाज में बैठा था और उसके माथे पर चिंता के कारण ठंडे पसीने चमक रहे थे। वह बार बार अपनी घड़ी को बेचैनी से देख रहा था और उस अध्यक्ष के आने का लाचार इंसान की तरह इंतजार कर रहा था, जो उसकी इस डूबती जिंदगी को बचा ले। उसे लग रहा था कि वह एक खूंखार अदालत में खड़ा है, जहां कोई अदृश्य जज उसकी जिंदगी का एक आखिरी और सबसे खौफनाक फैसला सुनाने के लिए बस आने ही वाला है। तभी अचानक उस आलीशान रूम के विशाल दरवाजे धीमी आवाज के साथ खुले और कबीर ने बाहर आकर विक्रम को कठोर अंदाज में अंदर आने का कड़ा और सीधा इशारा किया। विक्रम ने अपने दिल की तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश की और गहरी सांस लेते हुए उस शानदार कमरे के अंदर अपने कांपते हुए छोटे कदम रखे, जो पिंजरे जैसा था। कमरा बहुत डराने वाला था और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक लंबी मेज रखी थी, जिसके दूसरे कोने पर एक रहस्यमयी कुर्सी रखी हुई थी,
जो पीछे की तरफ घूमी हुई थी। विक्रम ने बहुत सम्मान और डर के साथ अपना सिर झुकाया और उस घूमी हुई कुर्सी की तरफ देखकर अपनी कांपती आवाज में कहा कि मुझे यहां बुलाने के लिए शुक्रिया सर। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उस बड़ी कुर्सी पर कोई उम्रदराज आदमी बैठा है जो उसकी कहानी सुनेगा और उसे पैसों की भीख देकर यहां से हमेशा के लिए विदा कर देगा। लेकिन विक्रम को अंदाजा नहीं था कि वह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं, बल्कि उसका खौफनाक काल थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ पूरी तरह से घूमने वाली थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था और बाहर की तेज हवा खिड़की के मोटे कांच से टकराकर एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी जो विक्रम के डर को बढ़ा रही थी। वह रहस्यमयी कुर्सी अब बहुत धीमी गति से और एक खौफनाक आवाज के साथ विक्रम की तरफ घूमने लगी थी और उस कुर्सी पर बैठी डरावनी परछाई धीरे धीरे रोशनी में आ रही थी। विक्रम ने नजरें ऊपर उठाईं और चेहरा देखा जिसे देखते ही उसकी सांसें अटक गईं और उसकी आंखों में एक ऐसा डर फैल गया जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उस विशाल और शानदार कुर्सी पर अपनी उसी पत्नी अंजलि को बैठे हुए देखा जिसे उसने 1 साल पहले उस भयानक बर्फीले तूफान में मरने के लिए बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया था। उसके पूरे शरीर में एक खौफनाक और ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसके पैरों तले से वह सारी जमीन पूरी तरह से खिसक गई जिस पर वह अपने घमंड और धोखे का महल खड़ा करके खुद को सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान समझ रहा था। कमरे में एक भारी और जानलेवा सन्नाटा छा गया था जिसे केवल विक्रम की तेज सांसों की आवाज ही तोड़ पा रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों को मला क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दिमाग उसे कोई डरावना भ्रम दिखा रहा है। लेकिन सामने काले रंग के एक बेहद महंगे बिजनेस सूट में बैठी वह महिला कोई भ्रम नहीं, बल्कि उसकी वही अंजलि थी जिसकी आंखों में अब सिर्फ मौत और खौफनाक प्रतिशोध की आग बहुत ही भयानक तरीके से जल रही थी। अंजलि ने बहुत ही ठंडे और व्यंग्यात्मक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हो मेरे प्यारे पूर्व पति, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी भी इस काबिल नहीं समझा था कि मैं तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठ सकूं। यह आवाज वही पुरानी और परिचित आवाज थी, लेकिन इसमें अब वह गिड़गिड़ाहट या मजबूरी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला आदेश था जिसे सुनकर विक्रम के पसीने छूट गए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जो फटने वाला था। विक्रम ने अपनी सूखी जुबान को होंठों पर फेरा और हकलाते हुए पूछा कि तुम यहां इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकती हो, क्योंकि यह जगह तो एपेक्स होल्डिंग्स के उस रहस्यमयी और ताकतवर अध्यक्ष की है जिससे मुझे आज कर्ज की भीख मांगनी है। अंजलि ने अपनी मेज पर रखे हुए उस महंगे पेन को घुमाते हुए जवाब दिया कि जिस अध्यक्ष के सामने तुम अपनी इस भिखारी वाली हालत में खड़े हो वह कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं जो तुम्हारे विनाश के लिए लौटकर आई है। यह सच्चाई विक्रम के दिमाग पर किसी भयानक और जानलेवा हथौड़े की तरह लगी जिसने उसके बचे खुचे होश को भी पूरी तरह से उड़ा दिया और वह अपने घुटनों के बल उस शानदार कालीन पर धम से गिर पड़ा। उसे अब वह सारी बातें और कड़ियां एक साथ समझ में आने लगी थी कि कैसे अचानक उसकी कंपनी के सारे पुराने सप्लायर भाग गए और क्यों सभी बैंकों ने उसे कर्ज देने से बहुत ही सख्ती और बेरहमी के साथ साफ इनकार कर दिया था। वह अब अच्छी तरह जान चुका था कि यह सब कोई बुरा समय या बाजार का खराब दौर बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह अंजलि द्वारा रची गई एक बहुत ही खौफनाक और सुनियोजित साजिश थी जिसका एकमात्र शिकार वह खुद था। उसने जमीन से अपनी नजरें उठाईं और अंजलि के उस कठोर और भावहीन चेहरे को देखा जहां अब उस मासूमियत और प्यार की जगह एक खूंखार शिकारी का वह खतरनाक गुरूर था जो अपने सबसे कमजोर शिकार को तड़पाकर मारने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हो। अंजलि ने अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही धीमी गति से विक्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसके जूतों की वह खटखट आवाज उस बड़े कमरे में एक मौत की उल्टी गिनती की तरह गूंजने लगी।
वह विक्रम के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और ऊपर से नीचे तक उसे बहुत ही नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से घूरने लगी, जैसे कोई रानी किसी बहुत ही गंदे और नीच कीड़े को अपने पैरों तले कुचलने से पहले एक आखिरी बार बड़े ही ध्यान से देख रही हो। विक्रम ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही लाचार और गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा कि अंजलि, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हारे और रिया के साथ किया वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और मेरा घमंड था। उसने रोते हुए झूठ बोला कि सोनिया ने ही उसे यह सब करने के लिए उकसाया था और वह हमेशा से ही अंजलि से बहुत प्यार करता था और उसे वापस अपनी उस पुरानी और खुशहाल जिंदगी में हर कीमत पर पाना चाहता था। अंजलि ने विक्रम के इस घटिया और झूठे नाटक को देखकर एक बहुत ही भयानक और गूंजने वाली हंसी हंसना शुरू कर दिया, जिसने विक्रम के शरीर में डर की एक और ठंडी लहर को बहुत ही तेजी से दौड़ा दिया। उसने विक्रम के गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा मारा, जिसकी तेज आवाज से कबीर और बाहर खड़े सारे अंगरक्षक भी समझ गए कि अंदर उस जानवर का असली और दर्दनाक हिसाब किताब बहुत ही बुरी तरह से शुरू हो चुका है, जो कभी नहीं रुकने वाला। अंजलि ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा कि तुम्हारी इस गंदी जुबान से प्यार का नाम सुनकर मुझे बहुत घिन आती है, क्योंकि तुमने उस बर्फीले तूफान में अपनी गर्भवती पत्नी और 5 साल की बच्ची को जानबूझकर मारना चाहा था। तुम सिर्फ एक कायर और लालची इंसान हो जिसे सिर्फ पैसों की हवस है, और आज जब तुम्हारा वह झूठा साम्राज्य पूरी तरह से मिट्टी में मिल रहा है, तो तुम एक कुत्ते की तरह मेरे सामने दुम हिलाते हुए अपनी झूठी माफी की भीख मांग रहे हो। विक्रम का गाल उस जोरदार तमाचे से लाल हो चुका था और उसने अपना सिर शर्म और खौफ से नीचे झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब अंजलि के इस विनाशकारी गुस्से से उसे कोई भी भगवान नहीं बचा सकता। उसने फिर भी अपनी जेब से वह फाइल निकाली और कांपते हुए हाथों से उसे अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि कम से कम इस नए सौदे पर दस्तखत कर दो, ताकि मेरी कंपनी दिवालिया होने से बच जाए और मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर सकूं। अंजलि ने उस फाइल को अपने हाथों में लिया और कुछ पन्नों को बहुत ही बेरुखी से पलटा और फिर विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए उस पूरी फाइल को बीच में से बहुत ही बेरहमी के साथ फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपने ठंडे और खतरनाक स्वर में कहा कि तुमने क्या सोच लिया था कि मैं यहां तुम्हारे इस गंदे व्यापार को बचाने के लिए आई हूं, जबकि मेरा असली मकसद तो तुम्हारी जिंदगी को एक बहुत ही खौफनाक नरक में हमेशा के लिए बदलना है। कागज के वे टुकड़े हवा में उड़ते हुए विक्रम के मुंह पर गिरे, जो उसकी उन सारी झूठी और आखिरी उम्मीदों के टुकड़े थे जिन्हें उसने अंजलि के सामने अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही मेहनत और धोखे से तैयार किया था। कबीर, जो अब तक उस शानदार दरवाजे के पास बहुत ही शांति से खड़ा था, वह भी आगे आया और उसने विक्रम के कंधे पर एक बहुत ही भारी और दर्दनाक दबाव डालते हुए उसे उस फर्श पर और भी ज्यादा बुरी तरह से नीचे झुका दिया। अंजलि ने अपनी मेज से एक बहुत ही खास और कानूनी दस्तावेज उठाया और उसे विक्रम के सामने फेंकते हुए कहा कि यह कोई कर्ज का समझौता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी उस पूरी गैरकानूनी कंपनी को मेरे नाम पर करने का एक इकलौता और आखिरी प्रस्ताव है। अगर तुम अभी इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर देते हो तो मैं शायद तुम्हें जेल जाने से बचा लूं, लेकिन तुम्हारी सारी दौलत और तुम्हारा वह घमंड आज और इसी वक्त मेरे पैरों की धूल बनकर हमेशा के लिए मिट जाएगा। विक्रम ने उस कागज को देखा और उसके अंदर का वह पुराना और मरा हुआ घमंड एक बार फिर से झाग उठा और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत तुम्हें इतनी आसानी से कभी नहीं दूंगा। उसने अंजलि को धमकी देने की कोशिश की और कहा कि वह कहा अभी भी शहर के बहुत सारे बड़े और खतरनाक लोगों को जानता है जो उसकी मदद करेंगे, और वह इस अपमान का बहुत ही भयानक और खून से भरा हुआ बदला अंजलि से जरूर लेगा। अंजलि ने विक्रम की इस बचकानी धमकी को सुनकर अपने सिर को निराशा में हिलाया और कबीर को एक बहुत ही तेज और खामोश इशारा किया, जिसके बाद कमरे में लगी हुई एक बहुत बड़ी स्क्रीन अचानक से चालू हो गई।
उस स्क्रीन पर वे सारे राजनेता और भ्रष्ट अधिकारी दिखाई दे रहे थे जो विक्रम के दोस्त थे, लेकिन वे सभी अब पुलिस की गिरफ्त में थे और सूर्यवंशी समूह की खुफिया एजेंसी ने उनके सारे काले कारनामों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। विक्रम की आंखें उस स्क्रीन को देखकर फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें उसके गले में बुरी तरह से अटक गईं, क्योंकि उसका वह सारा मजबूत और भ्रष्ट नेटवर्क अब पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुका था। अंजलि ने विक्रम के पास आकर उसके कान में बहुत ही जहरीली आवाज में कहा कि तुम्हारा वह सारा गुरूर और तुम्हारे वे सारे खतरनाक दोस्त अब मेरे जूतों के नीचे कुचले जा चुके हैं और अब तुम इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले और बर्बाद हो। विक्रम अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसे समझ आ गया था कि वह जिस औरत को एक बेचारी और कमजोर लड़की समझता था, वह असल में एक बहुत ही खूंखार और जानलेवा अजगर बन चुकी थी जो उसे निगल रही थी। उसने रोते हुए वह पेन उठाया और उस कानूनी दस्तावेज पर अपने कांपते हुए हाथों से हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उसकी वह सारी दौलत और उसकी वह झूठी कंपनी हमेशा के लिए अंजलि के उस विशाल साम्राज्य का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बन गई। कागजों पर दस्तखत होते ही अंजलि ने उन्हें कबीर को सौंप दिया और विक्रम को आदेश दिया कि वह अब इसी वक्त इस कमरे और शानदार इमारत से एक भिखारी की तरह बाहर निकल जाए, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। विक्रम लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक गहरा और डरावना खालीपन था, जो किसी भी हारे हुए इंसान की सबसे बड़ी सजा होती है। और वह दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब विक्रम उस विशाल और भारी दरवाजे से बाहर निकल रहा था, तो अंजलि ने पीछे से एक बार फिर अपनी उस खौफनाक आवाज में कहा कि यह तो मेरी सजा की सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत थी, मेरे प्यारे पति। अभी तो मैं तुम्हें उस सड़क पर भीख मांगते हुए और दर्द से तड़पते हुए देखना चाहती हूं, जहां तुमने मेरी मासूम बच्ची और मेरे अजन्मे बेटे को उस बर्फीले तूफान में मरने के लिए बहुत ही बेरहमी और क्रूरता के साथ छोड़ दिया था। विक्रम बिना कुछ बोले उस शानदार कमरे से बाहर चला गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह को किसी ने उसके शरीर से बहुत ही भयानक तरीके से नोच कर निकाल लिया हो और अब वह सिर्फ एक जिंदा और खाली लाश है। बाहर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उसे धक्के मारते हुए उस आलीशान इमारत से बाहर निकाल दिया और वह उसी सड़क पर गिर पड़ा जहां उसने कभी अपनी नई कार में बैठकर अपने झूठे गुरूर का गंदा दिखावा किया था। अंजलि उस कांच की विशाल खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे सड़क पर गिरे हुए उस विक्रम को एक बहुत ही छोटे और गंदे कीड़े की तरह तड़पते हुए देखने लगी, जिससे उसके दिल को एक अजीब सा और गहरा सुकून मिला। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस काली कॉफी का एक और घूंट लिया और कबीर से कहा कि अब मीडिया को वह सारे सबूत सौंप दो, ताकि कल सुबह का सूरज विक्रम के लिए दुनिया का सबसे काला दिन लेकर आए। कबीर ने सिर झुकाकर उस आदेश को तुरंत मान लिया और अपनी एक विशेष टीम को वह सारी गुप्त और खतरनाक फाइलें शहर के सभी बड़े समाचार चैनलों और अखबारों को भेजने का वह आखिरी और सबसे विनाशकारी काम सौंप दिया। यह अंजलि के उस खौफनाक और भयानक ऑपरेशन इन्फर्नो का दूसरा चरण था, जो अब विक्रम की बची खुची इज्जत और उसके उस झूठे नाम को पूरे समाज में हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उस रात शहर में एक बहुत ही भयंकर और अप्रत्याशित तूफान आने वाला था, जो मौसम का नहीं बल्कि मीडिया और पुलिस का था, जो विक्रम के उस काले और भ्रष्ट साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ रहा था। विक्रम, जो कभी इस शहर का एक बहुत ही जाना माना और घमंडी राजा हुआ करता था, अब वह सिर्फ एक भागा हुआ, डरा हुआ मुजरिम बन चुका था, जिसे छिपने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। अंजलि अपने उस शानदार पेंट हाउस में वापस लौट आई थी और उसने अपने बच्चों के कमरे में जाकर रिया और आर्यन को बहुत ही शांति और प्यार से सोते हुए देखा, जो उसकी इस पूरी लड़ाई और जीत का सबसे बड़ा कारण थे।
उसने उनके माथे पर एक बहुत ही कोमल चूम लिया और खुद से यह अटल वादा किया कि अब इस दुनिया का कोई भी राक्षस उनके इस सुख और शांति भरे जीवन में कभी भी कोई खौफनाक अंधेरा नहीं ला पाएगा। अगली सुबह जैसे ही शहर के लोगों ने अपनी आंखें खोलीं, तो हर एक टीवी चैनल और अखबार के पहले पन्ने पर सिर्फ विक्रम के काले कारनामों की ही भयानक खबरें छपी हुई थीं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसके द्वारा किए गए सारे घोटालों और नकली दस्तावेजों के सबूत इतने पक्के और साफ थे कि अब कोई भी महंगा वकील या भ्रष्ट राजनेता उसे कानून के उन मजबूत और खतरनाक शिकंजों से बिल्कुल भी नहीं बचा सकता था। विक्रम एक छोटे से सस्ते और गंदे होटल के कमरे में छिपा हुआ था और डर के मारे अपने दोनों कानों को बंद करके फर्श पर रो रहा था, क्योंकि बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन तेजी से गूंज रहे थे। उसकी प्रेमिका सोनिया भी उसके सारे बचे खुचे पैसे और गहने लेकर रात के अंधेरे में उसे धोखा देकर भाग चुकी थी, जो उसके लिए अंजलि के उस भयानक श्राप का एक बहुत ही सटीक और खतरनाक सच साबित हुआ था। अंजलि अपने कार्यालय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर उस टीवी स्क्रीन को देख रही थी जहां विक्रम के खिलाफ गिरफ्तारी का वह वारंट जारी किया जा रहा था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और डरावनी मुस्कान थी, क्योंकि उसने जो भी कसम उस बर्फीले तूफान में खाई थी वह आज पूरी तरह से सच हो गई थी और उसका शिकार अब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। कबीर ने कमरे में आकर अंजलि को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पुलिस ने विक्रम के उस छोटे से ठिकाने को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया है और वह किसी भी वक्त एक मुजरिम की तरह गिरफ्तार होने ही वाला है। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह विक्रम को अदालत के उस कटघरे में हथकड़ियां पहने हुए अपने पैरों पर गिरकर रोते हुए नहीं देख लेती। यह उस भयानक और खौफनाक खेल का सिर्फ पहला हिस्सा था, जिसे अंजलि ने बहुत ही बारीकी और चालाकी से खेला था और उसने अपने उस सबसे बड़े दुश्मन को उसी के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंसाकर कुचल दिया था। अब आने वाला समय विक्रम के लिए मौत से भी ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक होने वाला था, क्योंकि सूर्यवंशी समूह की यह खूंखार अध्यक्ष अपने हर एक आंसू का हिसाब एक बहुत ही दर्दनाक सजा से लेने वाली थी। पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन उस छोटे और गंदे होटल के बाहर लगातार गूंज रहे थे, जहां विक्रम एक अपराधी की तरह छिपा हुआ था। उस सीलन भरे और बदबूदार कमरे में विक्रम डर के मारे एक कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। कल तक जो इंसान इस पूरे शहर पर राज करने का घमंड करता था, आज वह एक आवारा कुत्ते की तरह अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। उसे अब सोनिया का वह धोखेबाज चेहरा याद आ रहा था, जिसने कुछ घंटे पहले ही उसे इस नरक में अकेला छोड़कर भागने का फैसला किया था। विक्रम ने जब उससे मदद की भीख मांगी, तो सोनिया ने बहुत ही निर्दयी होकर सारे महंगे गहने और बचे हुए पैसे अपने बैग में भर लिए थे। उसने विक्रम के मुंह पर थूकते हुए कहा था कि वह किसी भिखारी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, और हमेशा के लिए दरवाजा बंद करके वहां से चली गई थी। अचानक उस सीलन भरे कमरे का कमजोर दरवाजा एक बहुत ही जोरदार लात के प्रहार से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और कई पुलिस वाले अंदर घुस आए। उन्होंने बिना कोई मौका दिए विक्रम को बहुत ही बेरहमी से दबोच लिया और उसके दोनों हाथों में लोहे की वह भारी और ठंडी हथकड़ी पहना दी। विक्रम दर्द और खौफ के मारे जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन उन पुलिस वालों की आंखों में इस भ्रष्ट और नीच इंसान के लिए कोई भी दया या हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। पुलिस ने विक्रम की गर्दन पकड़कर उसे उस गंदे होटल से बाहर निकाला, जहां बाहर खड़े मीडिया वालों ने उसे अपने कैमरों की चमक से अंधा कर दिया। पत्रकारों की भारी भीड़ उस पर अपने तीखे और अपमानजनक सवालों के तीर चला रही थी और उसे पूरे देश के सामने एक बहुत बड़े चोर की तरह दिखा रही थी। विक्रम ने अपने चेहरे को छिपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आज उसकी वह सारी झूठी इज्जत और उसका वह भयानक गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था।
सूर्यवंशी समूह के उस आलीशान और सुरक्षित मुख्यालय में अंजलि अपनी विशाल स्क्रीन पर विक्रम की इस दर्दनाक गिरफ्तारी का सीधा प्रसारण बहुत ही शांति से देख रही थी। कबीर उसके ठीक पीछे खड़ा था और वह अपनी मालकिन की इस बेमिसाल और खौफनाक जीत पर अंदर ही अंदर बहुत अधिक गर्व और खुशी महसूस कर रहा था। अंजलि के चेहरे पर कोई भी भावना नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यह तो उस भयानक सजा की सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी और मामूली शुरुआत भर है। पुलिस स्टेशन के उस ठंडे और अंधेरे पूछताछ कक्ष में विक्रम को एक बहुत ही सख्त कुर्सी पर बैठाया गया था, जहां उसे एक अपराधी की तरह रखा गया था। शहर के सबसे कड़क और ईमानदार पुलिस अधिकारी ने अंजलि द्वारा भेजी गई उन सारी गुप्त फाइलों को विक्रम के डरे हुए चेहरे के ठीक सामने जोर से पटक दिया। अधिकारी ने कड़कती आवाज में कहा कि तुम्हारे इन सारे काले कारनामों और करोड़ों के घोटालों का सारा पक्का सबूत अब हमारी मेज पर है और तुम बर्बाद हो। विक्रम ने कांपते हुए एक फोन कॉल करने की भीख मांगी ताकि वह अपने एक पुराने और बहुत ही ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन दोस्त से कोई बड़ी मदद मांग सके। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए उसे फोन दे दिया, लेकिन जब विक्रम ने उस डॉन को फोन किया तो दूसरी तरफ से बहुत ही भद्दी गालियां और धमकियां सुनने को मिली। डॉन ने साफ कह दिया कि सूर्यवंशी समूह से दुश्मनी लेने की उसकी कोई औकात नहीं है और उसने हमेशा के लिए अपना वह जरूरी फोन काट दिया। विक्रम का वह आखिरी और सबसे मजबूत सहारा भी अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसे अपनी इस खौफनाक और भयानक मौत का सीधा रास्ता दिखाई देने लगा था। उसी समय अंजलि के वकीलों ने अदालत से एक बहुत ही कड़ा आदेश पारित करवा लिया, जिसके तहत विक्रम के सारे बैंक खाते और उसकी सारी संपत्तियां पूरी तरह सील कर दी गईं। उसका वह आलीशान और करोड़ों का विला भी अब पूरी तरह से सरकारी बैंक के कब्जे में चला गया था, जहां से उसने अंजलि को बाहर निकाला था। अंजलि अपनी एक बहुत ही महंगी और शानदार कार में बैठकर उस जब्त किए गए विला के बाहर पहुंची, जहां कभी उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन देखे थे। उसने उस घर की ऊंची और मजबूत दीवारों को देखा, जो विक्रम के उस अंधी दौलत और उसके भयानक अहंकार का सबसे बड़ा और सबसे गंदा प्रतीक मानी जाती थी। अंजलि ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और कबीर को एक बहुत ही ठंडा और खौफनाक आदेश दिया कि इस पूरी इमारत को बुलडोजर से हमेशा के लिए गिरा दो। कुछ ही घंटों के भीतर कई भारी और विशाल बुलडोजर वहां पहुंच गए और उन्होंने उस आलीशान और घमंड से भरे हुए घर को बहुत ही बेरहमी से तोड़ना शुरू कर दिया। उन मशीनों की तेज और डरावनी आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और विक्रम की वह सारी दौलत और उसका वह सारा गुरूर देखते ही देखते मलबे के एक बड़े ढेर में बदल गया। अंजलि वहां खड़ी होकर उस धूल को उड़ते हुए देख रही थी और उसके अंदर उस बर्फीले तूफान की वह सारी पुरानी और दर्दनाक ठंड अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जब जेल की उस अंधेरी और बदबूदार कोठरी में विक्रम को उसके उस शानदार विला के टूटने की यह खौफनाक खबर मिली, तो वह जमीन पर गिरकर पागलों की तरह रोने लगा। उसे अब यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि अंजलि उसे सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रही है। उसका वह सारा नाम और उसकी वह सारी झूठी शोहरत अब उस मलबे के नीचे बहुत ही गहराई में हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी, जिसे कोई नहीं बचा सकता था। विक्रम के खिलाफ अदालत में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक मुकदमा शुरू होने वाला था, लेकिन शहर का कोई भी अच्छा और महंगा वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई सूर्यवंशी समूह की उस असीमित और खौफनाक ताकत से बहुत बुरी तरह डरता था और कोई भी उस रहस्यमयी और खतरनाक अध्यक्ष की सीधी दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल नहीं चाहता था। विक्रम को मजबूर होकर एक बहुत ही सस्ते और अनुभवहीन सरकारी वकील का सहारा लेना पड़ा, जिसने उसे पहले ही बता दिया था कि वह यह केस बुरी तरह हार चुका है। अंजलि ने अपनी ताकत का एक और बहुत ही खूंखार इस्तेमाल किया और विक्रम की कंपनी से जुड़े हुए हर एक छोटे और बड़े अधिकारी की पुलिस द्वारा गहन जांच शुरू करवा दी। विक्रम का वह सारा भ्रष्ट और गंदा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह
बहुत ही तेजी से बिखरने लगा और उसके सारे पुराने साथी भी एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आने लगे। उन सभी ने अपनी जान और अपनी दौलत बचाने के लिए पुलिस के सामने विक्रम के खिलाफ सारे पक्के सबूत और सारे खतरनाक गवाह बहुत ही आसानी से पेश कर दिए। पुलिस हिरासत की उस भयानक और ठंडी रात में विक्रम फर्श पर बिना किसी कंबल के बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था और उसे अपनी उन पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे आज वह खौफनाक बर्फीली रात याद आ रही थी जब उसने अपनी गर्भवती पत्नी और मासूम बच्ची को इसी तरह की जानलेवा ठंड में मरने के लिए बहुत ही बेरहमी से घर से निकाला था। आज वही ठंड और वही भयानक मौत का खौफ उसके अपने सीने में बहुत ही गहराई तक उतर चुका था और उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह से खा रहा था। दूसरी तरफ सोनिया, जो विक्रम का सारा पैसा लेकर एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागने की बहुत ही चालाक कोशिश कर रही थी, उसे हवाई अड्डे पर पुलिस ने धर दबोचा। अंजलि की खुफिया टीम ने पहले ही पुलिस को सोनिया की सारी जानकारी और उसके फर्जी दस्तावेजों के बारे में पूरी तरह से सतर्क कर दिया था ताकि वह किसी भी तरह बचकर न निकल सके। सोनिया को भी उसी पुलिस स्टेशन में लाया गया जहां विक्रम को रखा गया था और उन दोनों का वह गंदा और झूठा प्यार अब पूरी तरह से नफरत में बदल चुका था। जब पुलिस स्टेशन की उस लंबी और गंदी गैलरी में विक्रम और सोनिया का आमना सामना हुआ तो वे दोनों एक दूसरे पर बहुत ही भूखे और जंगली कुत्तों की तरह झपट पड़े। सोनिया विक्रम को गालियां दे रही थी और विक्रम सोनिया को अपने इस पूरे विनाश और बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बताकर उसे बहुत ही बेरहमी से पीट रहा था। पुलिस वालों ने उन्हें अलग किया और उन दोनों की इस घटिया और नीच हरकत को देखकर अंजलि के लिए उनके मन में बहुत ही ज्यादा सम्मान और इज्जत बढ़ गई। अंजलि को जब कबीर ने उन दोनों की इस दयनीय और कीड़ों जैसी हालत के बारे में बताया तो उसने अपनी शानदार कुर्सी पर बैठकर सिर्फ एक बहुत ही ठंडी और शांत मुस्कान दी। उसने कहा कि अब मुझे उन दोनों मरे हुए चूहों के बारे में और कोई भी जानकारी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा वह खौफनाक और भयानक प्रतिशोध अब लगभग अपनी पूरी मंजिल तक पहुंच चुका है। अंजलि ने अपनी वह फाइल बंद कर दी और अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ शांति और सुकून भरा समय बिताने के लिए अपने महल के उस बड़े बगीचे की तरफ निकल गई। महल का वह सुंदर और हरा भरा बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहां आर्यन और रिया बहुत ही खुशी और बिना किसी डर के खेल रहे थे। अंजलि ने अपने बच्चों की उस मासूम और प्यारी हंसी को सुनकर अपनी खे बंद की और अपने दिल में एक बहुत ही अजीब सी और गहरी शांति को महसूस किया जो हमेशा से गायब थी। उसने अपनी बेटी रिया को अपनी गोद में उठाया और उसे बहुत ही प्यार से चूमते हुए यह पक्का यकीन दिलाया कि अब उनकी जिंदगी में कोई भी तूफान या कोई भी बुरा इंसान कभी वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद कबीर ने अंजलि को यह बहुत ही बड़ी और अहम खबर दी कि विक्रम की कंपनी के सारे पुराने और बड़े कर्ज अब सूर्यवंशी समूह ने पूरी तरह से खरीद लिए हैं। इसके साथ ही कानूनी रूप से उस कंपनी का नाम और उसका वजूद इस पूरी दुनिया और व्यापारिक जगत से हमेशा के लिए बहुत ही निर्ममता के साथ पूरी तरह से मिटा दिया गया है। विक्रम का वह सारा घमंड और उसकी वह सारी झूठी पहचान अब इतिहास के उन काले और गंदे पन्नों में हमेशा के लिए बहुत ही गहराई में दफन हो चुकी थी। विक्रम ने अपनी जेल की कोठरी से अंजलि को आंसुओं से भरा हुआ माफीनामा लिखने की एक बेहद दयनीय कोशिश की। उसने कागज पर लिखा कि वह अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है और पुराने प्यार के नाम पर एक छोटी सी रहम की भीख मांगता है। लेकिन जेल के सख्त वार्डन ने उस गंदे कागज को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे भ्रष्ट इंसान के लिए इस दुनिया में अब कोई माफी नहीं है। पूरे शहर का मीडिया अब अंजलि को एक बहुत ही महान और न्यायप्रिय मसीहा के रूप में पूजने लगा था, जिसने व्यापार जगत की सारी गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दिया था। अंजलि को शहर के सबसे बड़े और शानदार दान समारोह में एक बहुत ही खास मुख्य अतिथि के रूप
में बहुत ही भारी सम्मान के साथ बुलाया गया, जहां हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसने मंच पर जाकर एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उसने सच्चाई और न्याय की उस महान जीत के बारे में पूरी दुनिया को बहुत ही खुलकर बताया। उस शानदार भाषण का सीधा प्रसारण जेल की कैंटीन के टीवी पर भी हो रहा था, जहां विक्रम अपनी सूखी रोटी खा रहा था। उसने स्क्रीन पर अंजलि को देखा, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और अजेय महारानी की तरह लग रही थी, जिसे छूना अब असंभव था। विक्रम की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे और उसे अपनी उस सबसे बड़ी और भयंकर गलती का पूरा एहसास हुआ, जिसने उसे आज इस खौफनाक नर्क में हमेशा के लिए धकेल दिया था। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा अंजलि की समझदारी और उसकी मेहनत का बहुत ही गंदा मजाक उड़ाता था और उसे सिर्फ अपने घर की एक मामूली और लाचार नौकरानी समझता था। आज वही मामूली औरत एक ऐसा विशाल और मजबूत पहाड़ बन चुकी थी, जिसने विक्रम के उस सारे घमंड और उसकी पूरी जिंदगी को अपने भारी वजन के नीचे बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया था। उसका दिल दर्द और गहरे पछतावे से पूरी तरह फट रहा था, लेकिन अब उसके इन आंसुओं और इस झूठे पछतावे की इस पूरी दुनिया में कोई भी कीमत नहीं बची थी। विक्रम के उन सारे परेशान और धोखा खाए हुए निवेशकों ने भी अब उसके खिलाफ अदालत में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मुकदमा ठोक दिया था, जिसमें वे अपना सारा पैसा वापस मांग रहे थे। शहर के सबसे बड़े और सख्त जज ने विक्रम के इन सारे भयानक और काले अपराधों को देखते हुए उसे उम्र कैद की एक बहुत ही कड़ी और खौफनाक सजा सुनाने का पूरा मन बना लिया था। विक्रम के लिए अब मौत भी एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली नेमत बन गई थी, जो उसे इस भयानक और दर्दनाक जिंदगी से आसानी से छुटकारा दिला सकती थी। उसी शाम अंजलि अपनी कार से अकेले उस पुराने और जर्जर बस स्टॉप पर पहुंची, जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक और बर्फीली रात अपनी छोटी बच्ची के साथ तड़पते हुए गुजारी थी। उसने उस पूरी जगह को बहुत ही भारी कीमत देकर हमेशा के लिए खरीद लिया था और वहां अपने दादा राजवर्धन के नाम पर एक बहुत ही विशाल और सुरक्षित महिला आश्रम बनाने का बड़ा फैसला किया था। यह उस अंधेरी रात की खौफनाक यादों को मिटाकर एक बहुत ही नई और खूबसूरत उम्मीद की किरण जगाने का उसका एक बहुत ही प्यारा और नेक काम था। यह नया और सुरक्षित आश्रम उन सभी बेसहारा और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा स्वर्ग बनने वाला था, जिन्हें उनके अपनों ने ही बहुत ही बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया हो। अंजलि चाहती थी कि इस शहर में अब किसी भी दूसरी बेचारी औरत और उसके मासूम बच्चे को उस भयानक बर्फीले तूफान या विक्रम जैसे किसी जानवर का सामना अकेले बिल्कुल भी न करना पड़े। उसने उस टूटे हुए बस स्टॉप की पुरानी बेंच को छुआ और एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली, क्योंकि अब उसके दिल का वह सारा भारी बोझ उतर चुका था। कबीर भी उस निर्माण स्थल पर अंजलि के पास पहुंचा और उसने एक बहुत ही अच्छी खबर दी कि अदालत ने विक्रम के खिलाफ फैसले की तारीख पक्की कर दी है। कल सुबह विक्रम को पूरे देश के सामने आधिकारिक रूप से दोषी करार दिया जाएगा और उसे अपनी बची हुई जिंदगी जेल की खौफनाक सलाखों के पीछे ही गुजारनी होगी। अंजलि ने आसमान में चमकते हुए उस खूबसूरत सूरज को देखा, जो अब उसके जीवन में एक नई और सुनहरी सुबह का प्यारा पैगाम लेकर आ रहा था। उसने कबीर को बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि अदालत में हमारे सबसे बेहतरीन और तेज तर्रार वकीलों की पूरी टीम को हर हाल में पूरी तरह से मौजूद रहना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उस जाहिल और भ्रष्ट इंसान को किसी भी छोटी सी कानूनी खामी या किसी झूठी दया के कारण सजा में एक भी दिन की कोई मामूली सी छूट भी मिल सके। कानून की वह खौफनाक और भारी तलवार अब उस पर पूरी ताकत से गिरनी चाहिए, ताकि वह अपनी उस नीच हरकत को मरते दम तक याद रखकर खून के आंसू रोए। अंजलि वापस अपने उस शानदार महल में लौट आई, जहां पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत रोशनी से किसी बड़े त्योहार की तरह सजाया गया था। आज का यह दिन उसके लिए सिर्फ एक व्यापारिक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक मां और एक औरत के खोए हुए आत्मसम्मान की एक महान वापसी का दिन था।
उसने अपने उन दोनों प्यारे बच्चों को सीने से बहुत ही कसकर लगा लिया, और उस बर्फीले तूफान का वह खौफनाक साया अब हमेशा के लिए उनके जीवन से दूर जा चुका था। रात के गहरे सन्नाटे में अंजलि अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवा को शांति के साथ अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। कल अदालत का वह आखिरी हथौड़ा विक्रम के अस्तित्व को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा और उसे एक ऐसा खौफनाक सबक सिखाएगा जिसे दुनिया नहीं भूल पाएगी। वह अब उस दर्दनाक अतीत की एक बेचारी पीड़िता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह इस शहर की सबसे ताकतवर और अजेय रानी बन चुकी थी, जिसने अपना पूरा इंसाफ खुद अपने हाथों से लिखा था। अदालत में पेशी से ठीक एक रात पहले विक्रम के दिमाग में एक खतरनाक और पागलपन भरा विचार आया, जिसने उसे एक खूंखार जानवर में बदल दिया। उसे यह बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि कल सुबह होते ही उसे अपनी पूरी जिंदगी के लिए उस अंधेरी जेल की कालकोठरी में हमेशा के लिए सड़ना पड़ेगा। उसने पुलिस की वैन से भागने की एक बहुत ही जानलेवा और हताश कोशिश की और किसी तरह अपने एक पुराने साथी की मदद से वहां से छिपकर भागने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। भागने के बाद उसका सबसे पहला और खौफनाक मकसद उस औरत की जान लेना था, जिसने उसकी इस पूरी शानदार जिंदगी को एक भयानक नर्क में बदल दिया था। उसने काले बाजार से एक बहुत ही महंगी और खतरनाक बंदूक खरीदी, जिसमें गोलियां भरी हुई थीं, और वह सूर्यवंशी समूह के उस विशाल और ऊंचे मुख्यालय की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। विक्रम की आंखों में अब सिर्फ खून सवार था और वह अंजलि को उसी के शानदार और महंगे कार्यालय में घुसकर मारने का एक बहुत ही पागलपन और नफरत से भरा हुआ फैसला कर चुका था। रात का खौफनाक और गहरा सन्नाटा उस पूरी विशाल इमारत को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले चुका था, जहां अंजलि अभी भी अपना जरूरी काम कर रही थी। विक्रम ने इमारत के पीछे वाले एक छोटे और गुप्त दरवाजे का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया और सुरक्षा गार्डों की नजरों से बचकर अंदर घुसने में पूरी तरह से सफल हो गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने इस बेवकूफी भरे कदम से सीधे मौत के उस सबसे बड़े और डरावने जाल में फंसने के लिए खुद ही आगे बढ़ रहा था। अंजलि के कार्यालय में लगे हुए हर एक अत्याधुनिक और गुप्त कैमरे ने विक्रम की उस डरी हुई लेकिन खतरनाक परछाई को इमारत के अंदर घुसते ही बहुत स्पष्ट रूप से पकड़ लिया था। कबीर तुरंत अपनी बंदूक निकालकर अंजलि की सुरक्षा के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन अंजलि ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रुकने का एक खामोश इशारा कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पागल और हारे हुए चूहे को मेरे इस शानदार जाल के बिल्कुल बीचों बीच आने दो, ताकि मैं इसका आखिरी तमाशा अपनी आंखों से देख सकूं। विक्रम हांफता हुआ और पसीने से पूरी तरह तरबतर होकर लिफ्ट के जरिए उस ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया, जहां अंजलि का वह आलीशान और खौफनाक कार्यालय पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ था। उसने अपनी बंदूक को अपने दोनों कांपते हुए हाथों से बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ रखा था और उसके दिल की तेज धड़कनें उसके पूरे सीने को किसी भारी हथौड़े की तरह अंदर से पीट रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज रात वह अपनी इस सबसे बड़ी और जानलेवा दुश्मन को मारकर अपने सारे अपमान का पूरा बदला जरूर ले लेगा। कार्यालय का वह विशाल और भारी दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, मानो वह विक्रम को सीधे अंदर आने का कोई खौफनाक और खुला निमंत्रण दे रहा हो। विक्रम ने उस दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारकर खोला और अपनी उस भारी और खतरनाक बंदूक को सीधा अंजलि के सिर की तरफ पूरी नफरत के साथ तान दिया। अंजलि अपनी उस बड़ी और शानदार कुर्सी पर बहुत ही सुकून से बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर डर का एक भी छोटा सा निशान या पसीने की कोई बूंद तक बिल्कुल मौजूद नहीं थी। विक्रम ने अपनी फटी हुई और डरावनी आवाज में जोर से चीखते हुए कहा कि तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और आज मैं तुम्हें इसी जगह पर एक कुत्ते की तरह मार डालूंगा। उसकी उंगली उस ट्रिगर पर बहुत तेजी से कांप रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसा भयंकर पागलपन साफ दिख रहा था जो किसी भी इंसान की
जान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। वह अंजलि को डराने की अपनी एक आखिरी और सबसे हताश कोशिश कर रहा था, ताकि उसे थोड़ी सी मानसिक शांति मिल सके। अंजलि ने अपनी मेज पर रखे हुए उस महंगे पेन को बहुत ही इत्मीनान से नीचे रखा और विक्रम की उस कांपती हुई बंदूक को देखकर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसकी इस डरावनी और गूंजने वाली हंसी ने विक्रम के उस बचे हुए आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी इंसान पर नहीं, बल्कि एक अजेय और खूंखार शैतान पर अपनी वह कमजोर और बेकार बंदूक तान कर खड़ा है। उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही खौफनाक और शांत आवाज में कहा कि तुम अपनी इस पूरी जिंदगी में हमेशा से ही एक बहुत बड़े बेवकूफ और कायर इंसान रहे हो विक्रम। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम इस देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित और ताकतवर इमारत के अंदर अपनी इस गंदी और छोटी सी बंदूक के साथ इतनी आसानी से घुस आए और किसी को भी इस बात की कोई भनक तक नहीं लगी? अंजलि ने अपनी कुर्सी से उठकर विक्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी इस निडरता को देखकर विक्रम खुद डर के मारे 2 कदम पीछे खिसक गया और उसकी सांसें और भी ज्यादा भारी हो गईं। अंजलि ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि मैंने ही जानबूझकर उन सभी सुरक्षा गार्डों को तुम्हें अंदर आने का पूरा रास्ता देने का एक सीधा आदेश दिया था, ताकि तुम अपना यह आखिरी और सबसे गंदा खेल भी पूरी तरह से खेल सको। मैंने तुम्हें तुम्हारी इस खौफनाक मौत के बिल्कुल करीब आने का एक सुनहरा मौका दिया है। विक्रम को अंजलि की इन खौफनाक और डरावनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे यह समझ आने लगा था कि वह एक बहुत ही गहरे और जानलेवा जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसने गुस्से और डर से पागल होते हुए कहा कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो और मैं इस छोटी सी दूरी से तुम्हें गोली मारने में एक पल की भी देरी बिल्कुल नहीं करूंगा और तुम्हारा यह सारा गुरूर हमेशा के लिए इस फर्श पर खत्म हो जाएगा। अंजलि ने अपनी दोनों बाहों को बहुत ही शान और आत्मविश्वास के साथ फैला दिया और विक्रम की आंखों में सीधे घूरते हुए कहा कि तो फिर तुम उस ट्रिगर को दबा क्यों नहीं देते मेरे प्यारे पति। वह बिना किसी खौफ के और भी ज्यादा करीब आ गई और उसने अपने माथे को उस ठंडी और खतरनाक बंदूक की नली के बिल्कुल सामने कर दिया, जो विक्रम के पसीने से भीगे हुए हाथों में बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी और मौत का बुलावा दे रही थी। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर उस बंदूक के ट्रिगर को दबाने की एक बहुत ही हताश कोशिश की, लेकिन उसके शरीर का सारा खून जैसे पूरी तरह से जम चुका था और उसकी उंगलियों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह अंजलि की उस भयंकर और खौफनाक आंखों के गहरे समंदर में डूबने लगा था, जहां उसे सिर्फ अपनी ही एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत की साफ परछाई नजर आ रही थी और उसका सारा झूठा साहस अब पानी की तरह पूरी तरह से बह चुका था। तभी अंजलि ने अपने हाथ से उस बंदूक की नली को बहुत ही आराम से पकड़ लिया और विक्रम को एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने उसे हमेशा के लिए पागल कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जिस आदमी से यह खतरनाक हथियार खरीद कर लाए थे, वह असल में मेरी ही खुफिया टीम का एक बहुत ही वफादार और चालाक हिस्सा था। इस बंदूक में जो गोलियां भरी हुई हैं, वे सब नकली हैं और तुम एक मक्खी को भी नहीं मार सकते। यह भयंकर और खौफनाक सच्चाई विक्रम के दिमाग पर किसी बिजली की तरह गिरी और उसने हताशा में उस बंदूक का ट्रिगर जोर से दबा दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ एक हल्की सी क्लिक की आवाज ही बाहर आई। बंदूक खाली और पूरी तरह से बेकार थी और उसका वह आखिरी हथियार और आखिरी घमंड भी अंजलि की इस भयानक और चालाक योजना के सामने पूरी तरह से टूटकर मिट्टी में मिल चुका था। विक्रम के घुटने अब उसके शरीर का बोझ बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे। वह बेजान होकर उस शानदार और महंगे कालीन पर जोर से गिर पड़ा और वह नकली बंदूक उसके कांपते हुए हाथों से फिसलकर बहुत ही दूर जा गिरी, जो उसकी हार का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अंजलि ने उसे अपने जूतों के बिल्कुल पास पड़ा हुआ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे
कोई बहुत ही गंदा और खतरनाक कीड़ा उसके पैरों के नीचे अपनी जिंदगी की आखिरी भीख मांगते हुए तड़प रहा हो। उसका मानसिक संतुलन अब हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कमरे में अचानक कई दरवाजे एक साथ खुले और दर्जनों हथियारबंद और खतरनाक सुरक्षाकर्मियों ने उस पूरे विशाल कमरे को चारों तरफ से अपनी भारी बंदूकों के साथ घेर लिया और निशाना साध लिया। कबीर भी बहुत तेजी से अंदर आया और उसने विक्रम की गर्दन को बहुत ही बेरहमी से अपने जूतों के नीचे दबा दिया ताकि वह 1 इंच भी हिल न सके और अपनी जगह पर बना रहे। विक्रम की सांसें बुरी तरह से घुटने लगी थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजलि ने कबीर को रुकने का एक हल्का सा इशारा किया और विक्रम के डरे हुए और रोते हुए चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर अपनी एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा आवाज में उससे कुछ कहा। उसने विक्रम को याद दिलाया कि 1 साल पहले जब मैं और मेरी बच्ची उस बर्फीले तूफान में मरने वाले थे, तब भी तुम इसी तरह से हमारे ऊपर खड़े होकर अपना घमंड दिखा रहे थे। लेकिन आज तुम्हारा वह घमंड और तुम्हारी वह झूठी ताकत हमेशा के लिए मर चुकी है। विक्रम अब जमीन पर एक पागलों की तरह रो रहा था और अपनी जिंदगी और अपने किए गए हर एक भयानक गुनाह की भीख मांग रहा था जो उसने अंजलि और उसकी मासूम बेटी के साथ किए थे। वह बार बार कह रहा था कि उसे जेल मत भेजो और वह हमेशा के लिए उसका एक कुत्ता बनकर उसकी सारी बातें मानेगा और उसके तलवे चाटेगा ताकि उसे इस नर्क से मुक्ति मिल सके। लेकिन अंजलि का वह पत्थर का दिल अब किसी भी कीमत पर पिघलने वाला नहीं था। अंजलि ने कबीर को इशारा करते हुए एक बहुत ही सख्त आदेश दिया कि पुलिस को तुरंत फोन करो और उन्हें बता दो कि उनके इस भागे हुए और खूंखार मुजरिम ने हमारी इमारत पर एक जानलेवा हमला किया है। यह पुलिस से भागने और मुझ पर जानलेवा हमला करने का यह नया और सबसे भयानक जुर्म अब इसकी उस लंबी और खौफनाक सजा को और भी ज्यादा कड़ी और दर्दनाक बना देगा, जिससे यह कभी बाहर नहीं आ पाएगा। यह इसकी मौत का सबसे पक्का वारंट होगा। कुछ ही मिनटों के भीतर भारी पुलिस बल उस पूरी शानदार इमारत में पहुंच गया और उन्होंने विक्रम को फिर से गिरफ्तार करके उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा और काला कपड़ा बांध दिया ताकि वह अपना मुंह न दिखा सके। वह अब एक ऐसा कीड़ा बन चुका था जिसे समाज और दुनिया ने पूरी तरह से नकार दिया था और जिसकी इस पूरी दुनिया में अब कोई भी छोटी सी अहमियत या कीमत बिल्कुल नहीं बची थी। उसका अंत बहुत करीब था और वह बर्बाद था। अंजलि अपने कार्यालय की उस विशाल खिड़की के पास खड़ी होकर उस पुलिस की गाड़ी को जाते हुए बहुत ही शांति के साथ देख रही थी जो विक्रम को उसके आखिरी और खौफनाक सफर पर ले जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध रखा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और विजयी मुस्कान थी जो उसकी इस लंबी और दर्दनाक लड़ाई का एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला परिणाम साबित हो रही थी जिसे उसने खुद जीता था। कबीर ने बहुत ही सम्मान और खुशी के साथ अंजलि के पास आकर कहा कि मालकिन, आज आपका यह खौफनाक और भयानक प्रतिशोध पूरी तरह से अपने उस आखिरी और बड़े मुकाम पर सफलता के साथ पहुंच चुका है। विक्रम का वह सारा गुरूर और उसकी वह झूठी ताकत अब हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो चुकी है और अब वह आपकी उस मजबूत और ताकतवर परछाई से भी पूरी जिंदगी कांपता रहेगा। यह हमारी इस बहुत बड़ी योजना की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। अंजलि ने गहरी सांस ली और उस रात के उस ठंडे मौसम को महसूस किया जो उसे उस पुराने समय की बहुत ही दर्दनाक याद दिला रहा था जब वह बिल्कुल बेबस और कमजोर थी। उसने कबीर से बहुत ही शांत आवाज में कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि यह उन सभी पीड़ित महिलाओं की एक बहुत ही बड़ी जीत है जिन्हें उनके घमंडी और क्रूर पतियों ने हमेशा एक जानवर की तरह कुचला है। आज मैंने उस घमंड को पूरी तरह से तोड़ा है। सूर्यवंशी समूह के उन सारे बड़े और वरिष्ठ अधिकारियों को भी विक्रम के इस बेवकूफी भरे और जानलेवा हमले की खबर लग चुकी थी और वे सभी अपनी मालकिन की इस बेमिसाल बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे थे। उन्हें अब यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उनकी
यह युवा अध्यक्ष कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक और मजबूत तूफान है जो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की बहुत ही खौफनाक ताकत रखती है। अंजलि ने अपना सारा जरूरी काम खत्म किया और वह अपनी कार में बैठकर अपने उस शांत और खूबसूरत महल की तरफ वापस लौट गई, जहां उसके दोनों प्यारे बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। विक्रम का वह खौफनाक अध्याय और उसका वह सारा दर्दनाक अतीत अब उसकी जिंदगी की किताब से हमेशा के लिए पूरी तरह मिट चुका था। कल सुबह जब वह अदालत में विक्रम को सजा मिलते हुए देखेगी, तो वह उसके इस खौफनाक खेल का बिल्कुल आखिरी और सबसे शानदार पन्ना होगा। अगली सुबह शहर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक अदालत के बाहर लोगों और मीडिया कर्मियों की एक बहुत भारी भीड़ जमा थी, जो विक्रम के उस खौफनाक अंत का सीधा प्रसारण देखने के लिए पूरी तरह से बेताब थी। अदालत के उस विशाल और शानदार कमरे में एक अजीब सा और बहुत ही गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जहां विक्रम को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर एक खूंखार और नीच अपराधी की तरह खड़ा किया गया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ अपनी जिंदगी की भीख और खौफ भरा था। अंजलि अपने उन सारे वकीलों और वफादार अंगरक्षकों के साथ उस अदालत के सबसे आगे वाले वीआईपी हिस्से में बहुत ही शान और एक खतरनाक आत्मविश्वास के साथ बैठी हुई थी। उसने आज एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद महंगा और ताकतवर सफेद रंग का सूट पहना था, जो उसकी इस महान जीत और उस नई और खूबसूरत सुबह की शांति का प्रतीक था। विक्रम ने अपनी डरी और कांपती नजरों से अंजलि की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। न्यायाधीश ने अपनी उस भारी और गंभीर कुर्सी पर बैठकर पूरे अदालत कक्ष को पूरी तरह से शांत रहने का एक बहुत ही कड़ा आदेश दिया और विक्रम की वह मोटी फाइल खोली। उन्होंने उन सारे पक्के सबूतों और पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ा, जिसमें विक्रम के सारे काले घोटालों और अंजलि पर उस जानलेवा हमले का पूरा सच लिखा था। पूरे कमरे में मौजूद हर एक इंसान उस न्यायाधीश के आखिरी फैसले को सुनने के लिए सांसें रोके था। न्यायाधीश ने अपनी भारी आवाज में कहा कि यह अदालत विक्रम को धोखाधड़ी और एक महिला की हत्या के खौफनाक प्रयास के मामले में पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के दोषी मानती है। यह इंसान इस समाज के लिए एक कलंक है, जिसने अपनी पत्नी और अपने ही बच्चे को एक भयानक बर्फीले तूफान में मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे नीच और क्रूर इंसान को किसी भी कीमत पर कोई भी माफी या रहम बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यह अदालत विक्रम को उसके इन सभी भयानक अपराधों के लिए आजीवन कारावास की एक बहुत ही सख्त सजा सुनाने का अपना आखिरी फैसला पूरी दुनिया को सुनाती है। यह सजा उसे उसकी आखिरी सांस तक उसी अंधेरी जेल में सड़ने के लिए मजबूर करेगी, ताकि उसे अपनी उस गंदी हरकत का पूरा एहसास हर दिन खून के आंसू रुलाकर करवा सके। न्यायाधीश ने अपना भारी हथौड़ा अपनी मेज पर बहुत ही जोर से मारा और वह फैसला पक्का बन गया। हथौड़े की उस जोरदार आवाज को सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई और वह एक बेजान लाश की तरह फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह पागलों की तरह चीखने लगा और अपने बालों को बुरी तरह से नोचते हुए कहने लगा कि यह मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय है और मैं जेल में पूरी जिंदगी बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन उसकी उन झूठी और बेबस चीखों को सुनने वाला अब इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं था। पुलिस के जवानों ने उसे बहुत ही बेरहमी से उसके कंधों से पकड़कर उठाया और उसे अदालत के बाहर खड़ी पुलिस वैन की तरफ एक लाचार जानवर की तरह घसीटना शुरू कर दिया। विक्रम ने पीछे मुड़कर अंजलि को एक आखिरी बार देखने की कोशिश की, लेकिन अंजलि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली और उसके चेहरे पर खामोश और गहरी शांति पूरी तरह छाई हुई थी। उसने अपनी उस पुरानी और दर्दनाक जिंदगी के आखिरी पन्ने को आज हमेशा के लिए सुकून के साथ बंद कर दिया था। अंजलि अदालत से शाही अंदाज में बाहर निकली तो बाहर मौजूद हजारों लोगों ने तालियां बजाकर और उसके नाम के नारे लगाकर एक महान विजेता के रूप में उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया।
मीडिया के अनगिनत कैमरे उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन उसने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और एक सुंदर और शालीन मुस्कान के साथ अपनी कार में बैठ गई। कबीर ने बहुत सम्मान के साथ कार का दरवाजा बंद किया और वे भीड़ से बाहर निकल गए। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अपने उसी सूर्यवंशी समूह के माध्यम से उस विशाल महिला आश्रम का बहुत ही शानदार और भावुक तरीके से भव्य उद्घाटन करने का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। यह वही जगह थी जहां उस भयानक बर्फीले तूफान की रात अंजलि अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज यह जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत और महफूज इमारतों में से एक मिसाल बन चुकी थी। इस आश्रम में हर पीड़ित महिला को नया जीवन और सम्मान देने की पूरी व्यवस्था थी। इस उद्घाटन समारोह में शहर के सारे बड़े और नामी लोग मौजूद थे, लेकिन अंजलि ने वह लाल रिबन काटने का पवित्र अधिकार आश्रम की ही एक गरीब और बेसहारा महिला को दिया। उसने अपने भाषण में कहा कि सच्ची ताकत किसी कमजोर इंसान को कुचलने में बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि गिरे हुए लोगों को उठाने और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाने में होता है। उसकी इन सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातों ने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया। समारोह खत्म होने के बाद अंजलि अपनी कंपनी के विशाल गगनचुंबी मुख्यालय की सबसे ऊंची मंजिल पर वापस गई, जहां से वह पूरे शहर को एक सुंदर तस्वीर की तरह साफ देख सकती थी। उसने कांच की पारदर्शी खिड़की से शहर की जगमगाती रोशनी को गहराई से देखा और महसूस किया कि आज यह महानगर उसके लिए किसी युद्ध के डरावने मैदान की तरह नहीं लग रहा था। विक्रम का वह काला साया इस शहर और उसके जीवन से हमेशा के लिए पूरी तरह मिट चुका था। कबीर बहुत खामोशी के साथ उस शानदार कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंजलि की मेज पर जरूरी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी नई फाइलों को बहुत सम्मान के साथ रखा। कबीर ने बहुत शांत आवाज में कहा कि मालकिन, हमारा यह सूर्यवंशी समूह अब पूरे देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साम्राज्य बन चुका है और हमारे सारे दुश्मन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अंजलि ने बिना पीछे मुड़े सिर्फ एक हल्की सी संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने कबीर से कहा कि अब हमारा अगला लक्ष्य इस बेहिसाब दौलत और ताकत का सही इस्तेमाल करके समाज में मौजूद हर गरीब और बेबस इंसान की मदद करना है जिसे कुचला गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे इस विशाल साम्राज्य में कभी भी कोई विक्रम जैसा घमंडी और लालची शैतान जन्म ले, जो किसी मासूम को अपना शिकार बनाने की जुर्रत कर सके। कबीर ने इस महान विचार का पूरे दिल से और झुककर स्वागत किया और चला गया। वह रात बहुत शांत और तारों से भरी हुई थी। जब अंजलि अपने सारे कामों को खत्म करके अपने उस खूबसूरत और शानदार महल की तरफ एक सुकून भरी नींद के लिए वापस लौट रही थी, वह अपनी महंगी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई अपनी आंखें बंद करके उस एक साल के पूरे खौफनाक सफर को याद कर रही थी, जिसने उसे मामूली लड़की से ताकतवर साम्राज्य की महारानी बना दिया था। इस लंबे सफर में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। जब उसकी शानदार कार महल के उस बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत प्यार और सुकून के साथ जगमगा रहा था, जो उसके दिल को गहरी शांति दे रहा था। उसके दादा राजवर्धन की बड़ी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी और अंजलि को ऐसा लगा जैसे उसके दादा अपनी पोती की इस महान जीत को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे हों। उसने दिल से अपने दादा को एक खामोश धन्यवाद दिया। अंजलि शांत कदमों से चलकर अपने दोनों प्यारे बच्चों के सुंदर और सुरक्षित बेडरूम में गई, जहां रिया और उसका छोटा भाई आर्यन एक दूसरे के पास गहरी नींद में सो रहे थे। उनके मासूम और खूबसूरत चेहरों पर किसी तरह का कोई डर या चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मां उनके लिए इस पूरी दुनिया की हर बुरी और खतरनाक ताकत से लड़कर उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी। अंजलि ने उनके माथे को बहुत प्यार से चूमा। रिया ने नींद में ही अपनी बाहों को मां की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया और बहुत प्यारी आवाज में अंजलि को पुकारा, जिससे अंजलि का वह मजबूत दिल पिघल गया।
उसकी आंखों से खुशी और सुकून का आंसू निकलकर रिया के गाल पर गिर पड़ा, जो उन सारी पुरानी तकलीफों और उस दर्दनाक बर्फीले तूफान की यादों को हमेशा के लिए धो रहा था। यह एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई पल था। अंजलि ने अपने आप से यह पक्का वादा किया कि अब वह अपनी जिंदगी को सिर्फ एक महान कारोबारी और एक ताकतवर साम्राज्य की रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मां के रूप में जिएगी। वह अपने दोनों मासूम बच्चों को वह सारी खुशियां और सुरक्षा प्रदान करेगी जो उसे खुद अपने बचपन में कभी नहीं मिल पाई थी। उसका यह नया जीवन अब सिर्फ प्यार और अपार सफलताओं से पूरी तरह भरा हुआ होगा। अगले कई सालों तक अंजलि का वह विशाल सूर्यवंशी समूह दुनिया के सबसे बड़े और सफल कारोबारी घरानों में अपनी एक खास और मजबूत जगह बनाने में कामयाब होता रहा। भलाई के कामों में भी अपनी दौलत का एक बड़ा और अहम हिस्सा खुशी दान कर दिया। वह पूरे देश की लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और सच्ची प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। विक्रम के नाम और उसके सारे काले कारनामों को अब लोग पूरी तरह से भूल चुके थे और वह सिर्फ एक बुरी याद बनकर जेल की उन अंधेरी और सीलन भरी दीवारों के बीच हमेशा के लिए दफन हो गया था। उसे वहां अपनी हर एक गंदी हरकत पर खून के आंसू रोने के अलावा और कोई काम बिल्कुल नहीं बचा था और उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। बुराई और अहंकार का अंत हमेशा ऐसा ही दर्दनाक और खौफनाक होता है। अंजलि ने अपनी इस पूरी जिंदगी की खौफनाक किताब के उस काले पन्ने को हमेशा के लिए पलटकर बंद कर दिया था और वह अपने भविष्य की सुनहरी नई कहानी खुद लिख रही थी। अब वह एक ऐसी महान और मजबूत औरत थी जिसे कोई भी तूफान या क्रूर इंसान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला सकता था, क्योंकि वह खुद एक तूफान थी। उसने अपनी सारी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी और अजेय ताकत में बदल दिया था। रिया अब एक बहुत ही समझदार और अपनी मां की तरह बेहद निडर लड़की के रूप में बड़ी हो रही थी, जो हर किसी के साथ प्यार और सम्मान से बात करना जानती थी। वह अक्सर अपनी मां से उनके संघर्ष के बारे में गर्व से सुनती थी और वादा करती थी कि वह भी बड़ी होकर अपनी मां की तरह एक ताकतवर और न्याय करने वाली इंसान बनेगी। अंजलि की वह विरासत अब बहुत सुरक्षित और मजबूत हाथों में आगे बढ़ रही थी। आर्यन भी एक बहुत ही होनहार और तेज दिमाग वाला बच्चा बन गया था, जो हमेशा अपनी बड़ी बहन और अपनी मां का हर छोटे बड़े काम में बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उन्हें प्यार करता था। महल का वह बड़ा और सुंदर बगीचा हर शाम इन दोनों बच्चों की प्यारी हंसी और उनकी खेलकूद की मीठी आवाजों से पूरी तरह गूंजता रहता था, जो अंजलि की थकान को पल भर में खत्म कर देता था। यह उनके लिए एक सच्चा स्वर्ग था। कबीर, जो हमेशा से अंजलि का वफादार और खूंखार सिपाही था, अब सूर्यवंशी समूह का सबसे मुख्य निदेशक बन चुका था, जो पूरे साम्राज्य की देखरेख करता था। उसने भी अपने मन में अंजलि को सिर्फ अपनी मालकिन नहीं, बल्कि एक बड़ी और सम्मानीय बहन के रूप में मान लिया था, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने और अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार था। उनका यह मजबूत रिश्ता विश्वास की एक चट्टान बन चुका था, जिसे तोड़ना नामुमकिन था। एक दिन जब शहर में फिर से सर्दियों का ठंडा मौसम वापस आया और आसमान से कुछ हल्की बर्फ की सफेद बूंदें धीरे जमीन पर गिरना शुरू हुईं, अंजलि अपने उसी पुराने ऊनी कोट को पहनकर अपने महल की विशाल छत पर गई और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बर्फ के उन छोटे टुकड़ों को बहुत शांति से महसूस करने लगी। यह बर्फ अब उसे बिल्कुल भी नहीं डराती थी, बल्कि उसे उसकी उस महान और खौफनाक जीत की प्यारी याद दिलाती थी। उसने आसमान की ओर देखकर एक बहुत गहरी सांस ली और उन सभी बुरी यादों को हवा में उड़ा दिया जो उसे कभी कमजोर और लाचार महसूस करवाती थी। एक औरत जब ठान ले तो वह अपना हक और अपना सम्मान इस पूरी दुनिया की किसी भी ताकतवर चीज से लड़कर और उसे कुचलकर वापस छीन सकती है, यह उसने साबित कर दिया था। उसका यह खौफनाक बदला अब एक बहुत ही खूबसूरत और महान इंसाफ के रूप में बदल चुका था। रिया और आर्यन भी दौड़ते हुए उस विशाल छत पर आए और अपनी मांग को गले लगाकर
उस खूबसूरत गिरती हुई सफेद बर्फ का मजा लेने लगे और जोर से हंसने लगे। अंजलि ने उन दोनों को अपने मजबूत सीने से लगा लिया और दुनिया की सारी दौलत और ताकत उसके इस एक छोटे और प्यारे पल के सामने पूरी तरह फीकी लग रही थी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी और यही उसकी जिंदगी का वह असली और सबसे खूबसूरत मुकाम था जिसे वह पाना चाहती थी। इस तरह उस बेचारी और घर से निकाली गई एक कमजोर औरत की वह खौफनाक कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली और अजेय महारानी की शानदार जीत के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गई। उसने न केवल अपने दुश्मनों को कुचल कर राख कर दिया था, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक नया स्वर्ग बना लिया था जहां सिर्फ सच्चा प्यार और शांति थी। ये न्याय और सच्ची शक्ति की एक ऐसी महान गाथा थी जिसे यह दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।